फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए वीडियो के बारे में जो है यूपीएस के बारे में। यूपीएस के बारे में जैसे कि आप सबने सुना होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था, जो अभी 1 अप्रैल से वैलिड है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये पेंशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि यूपीएस में क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, गवर्नमेंट ने कब इसको लॉन्च किया, कितना कितना इसमें पेंशन मिल सकता है, और ये एनपीएस से कैसे बेहतर है, और इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स हैं। आज हम सारे जो भी यूपीएस के बारे में जो भी प्रोविज़न्स हैं, आज हम उन सब की बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूपीएस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, ये यूपीएस जो है वो पेंशन स्कीम है। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे एनपीएस होता था या पहले ओल्ड पेंशन स्कीम होता था, उसके बाद गवर्नमेंट ने एनपीएस लेके आया, उसके बाद अभी लेके आए हैं यूपीएस, है ना। तो यूपीएस क्या करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर हो जाते हैं या ड्यूरिंग द सर्विस उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको जो पेंशन मिलना चाहिए, जिससे कि उनके अगर रिटायरमेंट के बाद उनको एक डिग्निफाइड लाइफ वो लोग जी पाए, उतना उनको पेंशन मिले। बिकॉज आपको पता है आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि टाइम टू टाइम पेंशन बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। पहले आप देखें, जैसे आपका जो पेंशन होता था वो डीए से लिंक होता था, तो जो यूपीएस पेंशन है वो भी इसमें डीए, एक जो अभी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो भी डीआरआर करके एक प्रोविज़न है, जिसकी हम बात करेंगे आगे, वो इससे लिंक रहेगा। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, या जैसे आपका मैं बेसिकली आप समझिए सिंपल भाषा में कि महंगाई बढ़ेगी, तो आपका पेंशन अमाउंट भी बढ़ेगा। तो ये स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल है। आगे बात करेंगे इनके प्रोविजंस के बारे में। तो ओवरव्यू स्कीम क्या है दोस्तों, ओवरव्यू क्या है स्कीम का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया हुआ है, प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उनको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और एक जो सिक्योरिटी मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेसिकली रहे उनके पास। तो ये जो स्कीम है बेसिकली गवर्नमेंट के हिसाब से 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने वाली है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आगे बात करेंगे इसके प्रोविजंस के बारे में। तो अनाउंस कब किया गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसको अनाउंस किया था 24 अगस्त 2024 को, एंड विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो बेसिकली 24 अगस्त को गवर्नमेंट 24 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम लोग यूपीएस स्कीम लेके आए हैं, जो इफेक्टिव कब से रहने वाला है दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से रहने वाला है। तो द टाइमलाइन इंडिकेट्स ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द पेंशन फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विथ प्रिपेयर्डनेस एंड अवेयरनेस बीइंग पाइवटल इन दिस इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा गैप रखा था कि इफेक्टिव तरीके से उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल हो पाए। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, कि जैसे हमने ऑलरेडी बात कर चुके ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि जो रिटायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी रहे उनको, कि वो अच्छे से अपना जीवन डिग्निफाइड तरीके से जी पाए। तो उसके लिए उनको एक बहुत अच्छा पेंशन मिले, जिससे वो अपना जो भी फैमिली का है उसका टेक केयर अच्छे से कर पाएँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों क्या होने वाला है, कि अब जैसे कोई सर्विस ज्वाइन कर लिया, लेट्स से कि उसने पूरा 60 साल का सर्विस कंप्लीट कर लिया, या उसने एक बीच में छोड़ दिया, तो हर किसी के लिए अलग अलग पेंशन का प्रोविज़न है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली, देखिए, एक तो है जो नए ज्वाइन करेंगे 1 अप्रैल से, और एक है जो अभी तक ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और जो जिनका एनपीएस चल रहा है। तो अगर जिनका एनपीएस चल रहा है वो यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। उनको 3 महीने का समय गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अभी 1 अप्रैल से ऑनवर्ड से ये स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल, मई और जून, तो जून तक का उनके पास समय है कि वो एनपीएस को छोड़कर यूपीएस में स्विच ओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू इंश्योर द लॉन्ग सर्विस स्टाफ कैन बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम गाइडलाइंस। तो सो दैट कि अगर वो जब स्विच करते हैं तो उनको यूपीएस के जो जो प्रोविजंस हैं, जिस हिसाब से यूपीएस में पेंशन मिलेगा, वो सब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको दिया जाएगा।
आगे है दोस्तों न्यू रिक्रूट्स आफ्टर अप्रैल 2025, जो कि आपकी जो स्कीम है वो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स। तो जो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विसेज ज्वाइन करते हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली ही यूपीएस ही वैलिड रहेगा, उनके लिए एनपीएस वैलिड नहीं रहेगा, है ना। तो एक बार डेफिनेशन क्या है लिखा है, इंडिविजुअल ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज फ्रॉम अप्रैल 1 2025 क्वालिफाई ऑटोमेटिकली फॉर द यूपीएस। तो जो 1 अप्रैल के बाद ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए ऑटोमेटिकली वो यूपीएस के लिए क्वालिफाई है। दिस कंडीशन इंश्योर्स दैट न्यू कमर्स रिसीव द बेनिफिट ऑफ द इनहांस पेंशन स्कीम फॉर द आउटसेट ऑफ देयर करियर। तो वो बेसिकली उनके लिए कि वो जो नए रिक्रूट्स हैं वो उनको जो नई पेंशन स्कीम्स है उसका बेनिफिट उनको दिया जा सके। आगे बात करेंगे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एंड देयर स्पाउसेस। अब जो एम्प्लॉय ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और उनकी वाइफ के बारे में कि उनको लिए क्या वैलिड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु रिटायर्ड बिफोर 1 अप्रैल एंड वर एनपीएस सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट फॉर द यूपीएस इफ दे हैव नॉट एक्सरसाइज दिस चॉइस येट। जिसका मतलब है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे जो 1 अप्रैल से पहले रिटायर हो चुके हैं और वो जो एनपीएस के एनपीएस था, मतलब एनपीएस के सब्सक्राइबर थे, अगर उन्होंने ऑप्शन चूज़ नहीं किया है तो वो यूपीएस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मोर ओवर स्पाउसेज ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय हु वर सब्सक्राइबर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर यूपीएस, री इन्फोर्सिंग फैमिली सिक्योरिटी एंड कंटिन्यूड इनकम सपोर्ट। दैट मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ थे जिनका एनपीएस ऑलरेडी चालू हो चुका है ना, डिसीज एम्प्लॉयज़ थे, उनकी स्पाउस जिनका जो एनपीएस में थे, अब वो यूपीएस के अंडर बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो जिससे उनको फैमिली का एक प्रॉपर सपोर्ट रहेगा और जो बेनिफिट जो भी स्कीम्स के प्रोविजंस हैं वो उनको पास ऑन हो सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों कंट्रीब्यूशन टू द यूपीएस। यूपीएस में अभी क्या है, जैसे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन था कि सेंटर एम्प्लॉय भी मिलाएगा, एम्प्लॉयर भी मिलाएगा। सिमिलरली पीएफ में भी प्रोविज़न वही था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, इसमें भी वही प्रोविज़न है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। तो दस यूपीएस स्टेबलाइजेस क्लियर गाइडलाइंस फॉर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, इंश्योरिंग ए रोबस्ट पेंशन फंड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। बेसिकली क्या है, दोनों मिलाएंगे तो एक फंड अच्छा रॉबस्ट फंड हो जाएगा, काफ़ी अच्छा फंड हो जाएगा, जिससे उनको अच्छी पेंशन मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। तो एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉय क्या है? जो जॉब करे। एम्प्लॉय के लिए क्या है? अंडर द यूपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस टुवर्ड्स देयर पेंशन। द कंसिस्टेंस कंट्रीब्यूशन एड्स इन बिल्डिंग ए सिक्योर रिटायरमेंट फंड फॉर द एम्प्लॉयज। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी रहेगा वो 10% आपका बेसिक डीए का कंट्रीब्यूट करेगा यूपीएस की पेंशन स्कीम है। तो एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 10% ऑफ बेसिक एंड डीए। बात करेंगे अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, तो एम्प्लॉयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो 18.5% बेसिक प्लस और डीए का कंट्रीब्यूट करेगी। तो 18.5% एम्प्लॉयर, 10% एम्प्लॉय, टोटल हो गया आपका 28.5%। तो इतना सारा आप देखेंगे बेसिक प्लस डीए का 28.5% आपके जो पेंशन फंड है उसमें जा रहा है। तो आप सोचेंगे कि जब आप रिटायरमेंट, अगर किसी का रिटायर होगा, जब आप रिटायर होंगे या किसी का रिटायरमेंट हो रहा है तो उसके पास कितना बड़ा कॉर्पस होगा जिससे उसको पेंशन मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको जो यूपीएस के अंडर है जो पेंशन है वो इन्हांस पेंशन काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाला है। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाला है। मिनिमम पेंशन गारंटी। अब देखिए कोई क्या होता है कि पूरा सर्विस नहीं करता है, 60 साल सर्विस नहीं करता है, बीच में रिज़ाइन कर देता है या चला जाता है, दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ब्रेक में प्रोविजंस बनाए हैं कि मिनिमम पेंशन तो आपको 10,000 मिलेगी अगर आप 10 साल की सर्विस करते हैं। तो मतलब आपको मिनिमम 10 साल की पेंशन सर्विस तो करना ही करना है। 10 साल की सर्विस अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका एक कैलकुलेशन है, अगर वो कम रहेगा तो मिनिमम 10 मिलेगा और जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको एटलीस्ट 10 साल की आपने सर्विस पूरी कर ली है तो आपको पेंशन मिल जाएगा। बात करेंगे एश्योर्ड पेंशन फॉर रिटायरीज। अब देखिए जो रिटायरी है, मतलब जो रिटायर हो रहे हैं, 60 साल की सर्विस पूरी कर ली है, उनको जो पेंशन है एश्योर्ड कितनी मिलेगा? 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे फ्रॉम द
लास्ट 12 मंथ, मतलब दैट मीन्स कि जो आपका बेसिक पे जो रहेगा है ना लास्ट 12th मंथ में, मतलब 60वीं साल की हम बात कर रहे हैं, जब आपको 60 साल हो जाते हैं तो 59 ईयर से लेके 60 ईयर के जो 12 महीने हैं, 12 महीने का हर महीने का बेसिक पे का एवरेज निकाला जाएगा, और उस एवरेज जो बेसिक पे आएगा उसका 50% आपको एज ए पेंशन दिया जाएगा। लेट से कि अगर वो 3 लाख होती है एवरेज आपका, या 2 लाख होता है, 2 लाख होगा तो 1 लाख आपको पेंशन दिया जाएगा, 3 लाख होगा तो 1.5 दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है पेंशन का, कि अगर आपका बेसिक पे, क्योंकि बेसिक पे क्या होता है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बेसिक पे जो रहता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और बेसिक पे हमेशा गवर्नमेंट का फोकस रहता है कि बेसिक पे आपका ज़्यादा बड़ा रहे, बिकॉज बाकी जो कंपोनेंट्स रहते हैं आपके वो सब बेसिक पे ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो आपके एचआरए हो या आपके जो भी कैलकुलेशन हो, आपको अगर बोनस मिलता है तो वो भी बेसिक पे मिलता है, या आपको पीआर पे मिलता है वो भी बेसिक पे मिलता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक पे, अगर बेसिक ज़्यादा रहेगा आपका तो आपको पेंशन का कॉर्पस भी आपको ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका जो पेंशन का कॉर्पस है वो बेसिक पे डिपेंड है ना। तो 50% का जो प्रोविज़न गवर्नमेंट ने दिया है कि 50% आपका जो भी एवरेज बेसिक पे रहेगा लास्ट 12 मंथ ऑफ द रिटायरमेंट के, वो आपको एज ए पेंशन फंड में एज ए पेंशन मंथली पेंशन दिया जाएगा। अब इसमें फैमिली पेंशन भी है कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है, लेट से कि अगर पेंशनर चालू हो गया, कोई रिटायर हो गया और उसको पेंशन चालू हो गई है ना, और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो अभी क्या है, पेंशनर की तो डेथ हो गई है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स तो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, ये है ना, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है कि 60%, है ना, कि जो भी पेंशन चल रही थी उसका 60% उनको दिया जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा बेनिफिट है। लेट से कि अगर 2 लाख रुपए पेंशन आ रहा है तो उसका 60% मतलब कितना हो गया, 1,20,000 आप उनको उनकी फैमिली मेम्बर्स को एज ए पेंशन दिया जाएगा, तब तक वो लोग जब तक वो सर्वाइव करते हैं ना, जब वो लोग जीवित रहते हैं। तो ये जो बेनिफिट है, reinforces द कमिटमेंट ऑफ द यूपीएस टू सपोर्ट फैमिलीज एंड प्रिवेंट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आफ्टर द लॉस ऑफ द प्राइमरी इनकम अर्नर। मतलब एक जो प्राइमरी इनकम अर्नर थे, जैसे जो भी एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई है ना, रिटायरीज की डेथ हो गई है, तो उनकी फैमिली को एक सपोर्ट करने के लिए, है ना, उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली उनको ये पेंशन 60% बेसिक जो भी लास्ट जोन पेंशन रहेगा उसका 60% उनको दिया जाएगा। इसमें दोस्तों जो यूपीएस है इसमें बेसिकली 3 प्रोविज़न है। एक आपका पेंशन हो गया, एक ग्रेजुटी हो गया, एक साथ में एक लमसम पेमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। पेंशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ग्रेजुटी की हम बात करेंगे। तो ग्रेजुटी जैसे आपको पता है कि एक लमसम पेमेंट मिलता है ग्रेजुटी में, है ना, कि आप भी 20 साल की जो आप सवर्नेट होते हैं तो आपको प्रोविज़न 20 साल का रहता है कि 25 लाख से ग्रेजुटी ज़्यादा नहीं मिलती, जैसे आपको अभी अभी जो करंट का प्रोविज़न है। अभी इसमें यूपीएस में ग्रेजुटी के प्रोविजंस में थोड़ा सा चेंजेस हुए, कैलकुलेशन में भी चेंजेस हुए, वो हम देखेंगे। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आउटलाइंस ग्रेजुटी प्रोविजंस इंक्लूडिंग टाइप्स एंड कैलकुलेशन मेथड इंश्योरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉयज़। तो एक क्या होगा कि ग्रेजुटी का जो भी मेथड, कैलकुलेशन मेथड उसके हिसाब से कैलकुलेट की होती है, करेंगे आगे देखेंगे हम उसको। ये भी इंश्योर करेंगे कि फाइनेंशियल सपोर्ट रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से मिल पाए। ठीक है दोस्तों। अब ग्रेजुटी के 2 टाइप हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक रहेगा यूपीएस में ग्रेजुटी के 2 टाइप हैं। फर्स्ट रहेगा रिटायरमेंट ग्रेजुटी, जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, और एक रहेगा डेथ ग्रेजुटी। डेथ ग्रेजुटी मतलब ड्यूरिंग द सर्विस अगर डेथ हो जाता है तो उस समय ग्रेजुटी कितना मिलेगा, तो वो ग्रेजुटी है, डेथ ग्रेजुटी। तो एक रिटायरमेंट ग्रेजुटी हो गया और एक डेथ ग्रेजुटी हो गया। तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी इज पेड अपॉन रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विस, while death gratuity is a one-time payment made to beneficiaries if a government employee passes away during service। बेसिकली रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो है दोस्तों वो एटलीस्ट 5 साल के बाद ही मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी रहेंगे, अगर 5 साल की सर्विस पूरी करते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं तो उनको ग्रेजुटी उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से मिल जाएगा, बट मिनिमम 5 साल का सर्विस कंपलसरी है। ये जो प्रोविज़न है वो अभी भी सेम प्रोविज़न अभी भी चल ही रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ये ग्रेजुटी के लिए मिनिमम 5 साल सर्विस होना आपका कंपलसरी है, ग्रेजुटी आपको तभी मिलेगा। अगर ग्रेजुटी 5 साल कंप्लीट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करते हैं तो आपको ग्रेजुटी अमाउंट नहीं मिलता है। तो मिनिमम 5 साल की सर्विस तो आपकी कंपलसरी है टू रिसीव द ग्रेजुटी अमाउंट। ठीक है। डेथ ग्रेजुटी क्या है? डेथ ग्रेजुटी वन टाइम पेमेंट मिलेगा किसको? बेनिफिशियरी को, मतलब उनकी स्पाउस या जो भी बेनिफिशियरी रहेंगे, है ना, जो भी इमीडिएट बेनिफिशियरी रहेंगे उनको एक लमसम बेनिफिट मिलेगा, है ना,
उनके बेनिफिशरीज को अपॉन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उनके बेनिफिशरी को मिलेगा। कैसे कैलकुलेशन होगी वो आगे देखते हैं दोस्तों। पहले बात करेंगे रिटायरमेंट ग्रेजुइटी की। तो रिटायरमेंट ग्रेजुइटी रिटायरमेंट कब होते हैं? 60 साल में। तो जो लोग सर्विस पूरा कर लेते हैं, है ना, 5 साल की सर्विस कम से कम कंपलसरी, मैंने बताया आपको, अगर 60 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उनको एज ए टोकन ऑफ आप बोल सकते हैं अप्रिसिएशन बोल सकते हैं, या है ना, उनकी जो लॉन्ग सर्विस जो उन्होंने लॉन्ग टर्म सर्विस जो भी थी उसको ध्यान में रखते हुए उनको एक अच्छा अमाउंट पे किया जाता है। कैलकुलेशन क्या है उसका ग्रेजुइटी का कि 1/4 ऑफ इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट में आता है आपका बेसिक और डीए, और बेसिक और डीए का 1/4 अमाउंट आपको हर 6 महीने सर्विस पूरी करने का। ठीक है, तो जैसे आपने मान लो 20 साल सर्विस पूरी की, है ना, तो 20 साल के हिसाब से आपको 10 साल का आपको पेमेंट दिया जाएगा सर, है ना, मतलब 6 महीने का 1/4 दिया जाएगा। करेक्ट, हर 6 महीने कंप्लीट करने में 1/4 पेमेंट। तो आपका अगर 1 लाख है तो 6 महीने का आपको 1/4, मतलब कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ सर्विस, 1/4 ऑफ एनरोलमेंट इंटू कंप्लीटेड 6 मंथली पेमेंट। तो आपका मतलब आपने 20 साल सर्विस किया तो 40 हो जाएगा वो, 40 इंटू आपका जो भी बेसिक पीरियड रहेगा और उसका ग्रेजुइटी अमाउंट का 1/4 किया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है विथ कैप्स ऑफ 16.5 टाइम। तो मतलब आपकी जो ग्रेजुइटी है वो आपके 16.5 टाइम्स आपका जो लेंथ एंड पे स्केल है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और 25 लाख विच एवर इज लोअर। तो 25 साल का जो मैंने आपको बताया था कि जो लिमिट है, जो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 25 लाख तक का मैक्सिमम ग्रेजुइटी जो मिलता है उसका लिमिट है, वही उन्होंने कैरी फॉरवर्ड रखा है। वही प्रोविज़न, सेम प्रोविज़न इसमें भी डाला हुआ है ना। और बट ग्रेजुइटी का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उस पहले जो था वो था आपका कि 6 महीने कंप्लीट होना चाहिए, बट 1 साल का प्रोविज़न था कि हर साल का आपको 15 दिन का सैलरी दिया जाता था। बट इसमें क्या है, 1/4 कर दिया है आपका, है ना, और 6 महीने कर दिया है इसमें। तो प्रोविजंस का थोड़ा कैलकुलेशन का डिफरेंस है। बाकी प्रोविजंस वही है कि आपको 25 लाख से ग्रेजुइटी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 25 लाख आपको दिया जाएगा। बात करेंगे डेथ ग्रेजुइटी की। तो डेथ ग्रेजुइटी प्रोवाइड क्रिटिकल फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली और नॉमिनी ऑफ ए डिसीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरिंग स्टेबिलिटी ड्यूरिंग ए चैलेंजिंग टाइम। तो डेथ ग्रेजुइटी जो एम्प्लॉयज़ है अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसको डेथ ग्रेजुइटी का डेथ ग्रेजुइटी का पेमेंट किया जाता है। जो इमीडिएट जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बेनिफिशियरीज हैं, उनको इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, है ना। डेथ ग्रेजुइटी का कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? लेट से कि अगर उसने 1 ही साल का सर्विस पूरा किया है ना, द अमाउंट ऑफ दैट ग्रेजुइटी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज लेंथ ऑफ सर्विस। पेमेंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। फॉर लेस देन 1 ईयर, अगर 1 ईयर की सर्विस से कम होता है तो उसको 2x इंटू 2 इंटू इमोल्यूमेंट। सो इमोल्यूमेंट जो बेसिक डीए का उसको 2 इंटू डबल किया जाएगा अगर 1 साल से कम है। अगर 1 से 5 साल की सर्विस उसने में 1 से 5 साल की सर्विस के दौरान डेथ होती है तो उसको 6 टाइम उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अगर 5 से 11 है तो 12 टाइम्स, 11 से 20 ईयर अगर सर्विस है 20 टाइम्स, एंड ओवर 20 है तो हाफ ऑफ एमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। मतलब एमोल्यूमेंट्स के जो भी बेसिक डीए का आधा हर 6 महीने के हिसाब से उसको सर्विस कंप्लीट करने के पेमेंट किया जाएगा अगर उसने 20 साल की सर्विस से ज़्यादा पूरा कर लिया है। तो ये जो प्रोविजंस है कि डेथ ग्रेजुइटी के बारे में, ये भी अच्छे प्रोविजंस हैं, क्योंकि पहले क्या था ना कि डेथ ग्रेजुइटी का कैलकुलेशन भी नॉर्मल ग्रेजुइटी की तरह ही किया जाता था, सब्जेक्ट टू कि 5 साल का सर्विस पूरा हो। डेथ केस में नहीं मानते थे 5 साल का सर्विस, बट कैलकुलेशन वैसे ही किया जाता था। तो जितने साल सर्विस पूरा किया जाता था उतने साल का पेमेंट होता था। बट इसमें क्या है ना, आपको मल्टीपल करके मिल रहा है। जैसे 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको 2 इंटू एमोल्यूमेंट्स मिल रहा है। अगर 1 से 5 के बीच में आपकी सर्विस है तो आपको 6 टाइम्स मिल रहा है। 5 से 11 है तो 12 टाइम्स मिल रहा है। 11 से 20 है तो 20 टाइम्स मिल रहा है ना। और ओवर 20 है तो आपको हाफ ऑफ द एमोल्यूमेंट्स हर 6 महीने का मिल रहा है। तो डेथ ग्रेजुइटी के जो प्रोविजंस है यूपीएस में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। विड्रॉवल रूल्स। तो जैसे यूपीएस में, जैसे आपने देखा कि एनपीएस में या पीएफ में से आप कुछ फंड विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपको जो भी बेसिक नीड्स है ना, जो आपको ऐसे घर बनवाना है या बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए पैसे चाहिए, तो वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ प्रोविजंस यूपीएस में भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, सो दैट कि आप इमीडिएट जो आपको अगर कुछ अर्जेंसी है तो उसका आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ रूल्स क्या हैं वो हम आगे देखते हैं।
कंप्लीट विड्रॉल और रिटायरमेंट। अब विड्रॉल का जो भी अभी भी प्रोविजन थे, जैसे एनपीएस में प्रोविज़न है कि आपका जो टोटल कॉर्पस है उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली यूपीएस में भी गवर्नमेंट ने जो प्रोविज़न दिए हैं वो ये है कि 60% आप टोटल एमेंडमेंट्स का विड्रॉ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर 60% आप विड्रॉ कर लेंगे तो आपका पेंशन फंड भी फिर आपका कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो पेंशन है वो 50% आपको है ना आपके टोटल बेसिक पे मिलने वाला है। सिमिलर लाइंस पे आपका ये आपको इसमें, लेकिन आपके जब 60% आप विड्रॉ कर लेंगे तो आपको फिर पेंशन आपका उस पर फ़र्क आ जाएगा, है ना। पार्शियल विड्रॉल कंडीशन, पार्शियल विड्रॉल जैसे आप अब ले लेते हैं कि तो पार्शियल विड्रॉल की जैसे मैंने आपको बताया था विड्रॉल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है उसका कि आप पूरी सर्विस में 3 बार ही कर सकते हैं, ठीक है। और 3 ईयर का लॉकिंग रहेगा, मतलब हर 3 साल में 3 साल में किया, फिर हर 3 साल में एक बार आप कर सकते हैं, लॉकिंग पीरियड है उसका। और ईच विड्रॉल कैन बी अप टू 25% ऑफ द एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो हर बार आप करेंगे मैक्सिमम उसे 25% ही विड्रॉ कर सकते हैं ऑफ एम्प्लॉई योर कंट्रीब्यूशन, मतलब आप जो 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वही आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन इसमें है। सिनारियो क्या है, किस किस केस में आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था परचेजिंग और कंस्ट्रक्शन होम, जब आप परचेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फंडिंग चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन की एजुकेशन को आप एजुकेशन के लिए पैसा आपको चाहिए। और एड्रेसिंग मेडिकल इमरजेंसीज, अगर कोई मेजर मेडिकल इमरजेंसीज है जिसमें आपको इमीडिएटली फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना कंट्रीब्यूशन का 25% मैक्सिमम निकाल सकते हैं। यूपीएस पे आउट कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है कि यूपीएस का जो पेंशन का कैलकुलेशन है वो आपका सर्विस अगर पूरी आप करते हैं, 25 साल की सर्विस पूरी करते हैं तो आपको 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे आपको एवरेज बेसिक पे लास्ट 12 मंथ का करके उसका 50% आपको दिया जाएगा। फुल एश्योर्ड बता दिया मैंने ऑलरेडी आपको कि 25 साल की सर्विस मिनिमम कंडीशन है ना। और लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे निकाल के उसका 50% आपको दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है। गारंटेड पेंशन ऑलरेडी 10 साल की सर्विस होनी चाहिए और आपको 10,000 रुपये मिनिमम गारंटेड पेंशन है। लमसम पेमेंट, अब हम बात करेंगे हमारे लमसम पेमेंट के लिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हमने देखा यूपीएस में मतलब पेंशन क्या मिलने वाला है। उसके बाद हमने ग्रेजुटी की बात किया, ग्रेजुटी में 2 ग्रेजुटी की बात किया, एक रिटायरमेंट ग्रेजुटी, एक डेथ ग्रेजुटी की बात किया। अब इसमें एक लास्ट प्रोविज़न जो है वो है लमसम पेमेंट का। तो इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर रिटायर होता है तो उसको एक लमसम पेमेंट का भी प्रोविज़न है, ठीक है। ये ग्रेजुटी के अलावा और पेंशन के अलावा दिया जाता है। This payment will equal 1/10 of the monthly emoluments, basic pay plus DA, as on the superannuation date for every 6 month of completed service। तो हर 6 महीने की सर्विस पूरा माना जाएगा। हर 6 महीने जितनी महीने की सर्विस 6 महीने की मान के उसका 1/10 ऑफ द पेमेंट मंथली एमोल्यूमेंट, मतलब जो भी आपका बेसिक डीए रहेगा 1 लाख, तो उसका 10,000 रुपये हो गया। हर 6 महीने का 10,000 रुपये आपको पे किया जाएगा, है ना। तो हर 6 महीने की सर्विस आपने अगर मान लीजिए आपने 30 साल की सर्विस पूरी की है ना, 30 ईयर्स अगर स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं मैक्सिमम 30 ईयर की सर्विस इजीली हो जाती है। तो 30 ईयर की सर्विस पूरी की है तो आपको 1 लाख अगर आपका सैलरी बेसिक और डीए हो रहा है तो 1 लाख का 1/10 मतलब 10,000 रुपये हो गया। तो हर 6 महीने का 10,000, 30 साल की सर्विस मतलब आपका 60 इंटू 10,000, उतना आपको पेमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छा प्रोविज़न है कि आपको लमसम पेमेंट भी मिल रहा है, पेंशन फंड भी मिल रहा है, मंथली पेंशन भी आपको, अगर आप सर्विस पूरी करते हैं 25 साल की तो आपको बेसिक प्लस ये की अच्छी जो 50% है वो आपको पेंशन भी आ रही है। ग्रेजुटी का इतना अच्छा 25 लाख का मैक्सिमम प्रोविज़न जो है, मान के चले ग्रेजुटी का 25 लाख हो ही जाता है तो 25 लाख वो प्लस आपका ये प्लस आपको पेंशन, तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है यूपीएस के लिए। तो मतलब मेरा जो रिकमेंडेशन है, एनपीएस क्या है दोस्तों, वो मार्केट ड्रिवन है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कंपेयर करेंगे अपना कि यूपीएस वर्सेस एनपीएस में क्या क्या प्रोविजंस हैं,
है ना, और उसमें बेनिफिट कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जो हम बात करेंगे, अगर यूपीएस की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो प्रोविजंस काफ़ी अच्छे हैं। एनपीएस जो है वो मार्केट ड्रिवन है दोस्तों, क्योंकि अगर मार्केट लिंक, मार्केट में अच्छे मार्केट शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपने इक्विटी में पैसा ज़्यादा डाला है, डेप्ट में डाला है ना, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाला है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाला है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। साथ साथ मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है शेयर मार्केट की, है ना। तो अब मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी लेट्स से कि रिसेशन आ गया, कभी अभी वॉर का टाइम चल रहा है ना। तो आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंट्स अभी नेगेटिव ही चल रहा है, ठीक है। आपका फंड भी आप देखेंगे कि रिटर्न्स काफ़ी कम आए हैं, बट इसमें क्या है ना, आपको एश्योर्ड पेंशन मिल रहा है, आपको मार्केट ड्रिवन नहीं है, मार्केट लिंक नहीं है, आपको बिना किसी टेंशन के एश्योर्ड पेमेंट आपको यूपीएस के थ्रू मिल रहा है। तो बेनिफिशियली अभी मोटा मोटे के तौर पे देखा जाए, ओवरऑल तौर पे, तो आपको यूपीएस ही बेनिफिशियल है अपार्ट फ्रॉम एनपीएस। बाकी एक बार हम अपने नए वीडियो में आपको एनपीएस प्लस यूपीएस का कंपैरिजन आपको बताएंगे, तो आपको और भी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। आप अपना बेसिक पे डीए चेक कर सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट बाय द टाइम मिल जाएगा, बिकॉज पे रिवीजन लगता है, सैलरी बढ़ती है। तो आप एक मोटे मोटे तौर पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एक, जब आप रिटायर होंगे तो आपको कितना पेंशन यूपीएस के थ्रू मिलने वाला है, या एनपीएस अगर आपका चल रहा है तो एनपीएस के थ्रू कितना पेंशन आप ले सकते हैं दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों आज आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो है नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। नेशनल पेंशन सिस्टम आपने पता होगा आपको कि एक गवर्नमेंट का स्कीम था, जिसमें आप कुछ कंट्रीब्यूशन करके और आपको पेंशन मिलने के एक प्रोविज़न उसमें था। सिमिलरली टू कि हमने इससे पहले हमारे जो वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी नया स्कीम जो आया है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, या स्कीम हम उसको बोल सकते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस हम बोलते हैं, जो कि मोर और लेस सिमिलर है ओपीएस जैसा। उस पर भी हमने अपने वीडियोस बनाए हैं, और हमने उसके साथ ही साथ में एनपीएस से उसको कंपेयर भी किया हुआ है कि ओपीएस में क्या जो आपका यूपीएस है और आपका जो एनपीएस है उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं, सो दैट कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि यूपीएस में क्या क्या प्रोविज़न है और दोनों में क्या क्या की डिफरेंसेस हैं, जो एनपीएस को यूपीएस से अलग बनाती है या यूपीएस को एनपीएस से अलग बनाती है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो फुली कवर्ड करेगा हमारे नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में, जो एनपीएस का स्कीम था उसके बारे में बात करेंगे फीचर्स के बारे में कि एनपीएस के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनपीएस का क्या है, और गवर्नमेंट इसको क्यों लेके आई है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। और आज हम इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो रहने वाला है, इसीलिए हम इस टॉपिक को पार्ट में बनाएंगे, मोर और लेस कि हम इसको दो पार्ट में या तीन पार्ट में हम इस वीडियो को बनाएंगे, सो दैट कि आपको काफ़ी क्लैरिटी रहे और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना रहे, सो दैट कि आप अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बहुत अच्छी बनी रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो ये हमारा टॉपिक जो है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू एनपीएस। जैसे आपको पता है एनपीएस इज नेशनल पेंशन सिस्टम। सो गवर्नमेंट बेसिकली इसलिए लेके आया था क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास एक पेंशन स्कीम होता था जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता था, लेकिन अदर देन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो गए, या जो डेली वेज अर्नर हो गए, जो रोज़ अपना कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, है ना, ऑटो रिक्शा वाले हो गए, या जो जितने भी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास कोई ऐसी स्कीम नहीं थी जिससे उनको वो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करे, और उनको एक मंथली बाद में जब वो 60 साल के हो जाए, जब उनको पेंशन का एक प्रोविज़न आ जाए, उनके लिए एक ऐसा स्कीम रहे जिसमें उनको पेंशन मिलना चालू हो जाए 60 साल के बाद। बिकॉज ये माना जाता है दोस्तों कि जब कोई 60 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो उसको उस समय एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए कि उसके पास एक फिक्स इनकम का एक सोर्स होना चाहिए, एक स्रोत होना चाहिए, जिससे कि वो पैसे उसको आते रहे और वो अपना जो जीवन है वो एक अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। तो उसी के पर्पज़ से गवर्नमेंट ने एनपीएस को लेके आया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी रहेगा,
थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी उसमें कर सकते हैं, और धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके जब वो जो कोई भी जो सब्सक्राइबर रहेगा जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसको एक पेंशन जितना भी अमाउंट उसका डिपॉजिट रहेगा, डिपॉजिट मतलब इन्वेस्टेड रहेगा, साथ ही साथ उसका जो भी रिटर्न आएगा उसका टोटल अमाउंट पे उसको एनुइटी मतलब पेंशन स्टार्ट उसका हो जाएगा। एनपीएस के जो प्रोविजंस हैं उसकी अलग से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेटर ऑन बाद में बात करेंगे। तो ये जो है एनपीएस का मोरल स्ट्रक्चर ये था कि एनपी गवर्नमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि सारे इंडिविजुअल्स के लिए एक इंडिविजुअल ना, सारे सिटीजन जितने भी हैं सबके पास ये स्कीम है कि कोई भी अपना अकाउंट इसमें ओपन कर सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है ना दोस्तों। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की एनपीएस की, तो एनपीएस बेसिकली जो फोकस करता है वो एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इतना रुपए दे दिया और आपको ये इतना अमाउंट का पेंशन चालू हो जाएगा। एनपीएस का जो पर्पस है वो ये है कि आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे एक उसमें एक अमाउंट रहता है, मिनिमम अमाउंट रहता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है और आपको जो जितना भी फंड आपका होगा अलॉन्ग विथ जो रिटर्न आएगा उसका आपको मिलना चालू हो जाता है। एनपीएस जो हैंडल करता है वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको बोलते हैं पीएफआरडीए। ये जो एक संस्था है जो पार्लियामेंट से पास किया हुआ है संस्था है, पार्लियामेंट ने इसको बनाया है। तो जो एनपीएस जो मॉनिटर करता है, जो भी एनपीएस के ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करता है, या जो ओवरऑल मॉनिटरिंग जो संस्था है जिसको जो एनपीएस को कवर करती है वो है पीएफआरडीए, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इट अलाउज इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस सेक्टर टू इन्वेस्ट इन ए पेंशन अकाउंट विथ मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स टू सिक्योर देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो देखिए जैसे मैंने बताया ना फ्रॉम वेरियस सेक्टर, तो मतलब वो इंडिविजुअल किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे उसका खुद का बिजनेस हो या वो प्राइवेट सेक्टर में हो या ऑटो चलाता हो या वो दिहाड़ी मजदूरी करता हो, पेंटिंग की जॉब करता हो, कोई भी हो सकता है, चाहे उसकी दुकान क्यों ना हो। क्योंकि अभी जो दुकान वाला है उसके पास तो कोई स्कीम नहीं है है ना, तो वो भी अपना अकाउंट एनपीएस में ओपन कर सकता है। ऑटो रिक्शा वाला भी अपना अकाउंट एनपीएस में ओपन कर सकता है। और एनपीएस में क्या है, मार्केट लिंक रिटर्न है। मार्केट मतलब यहाँ बात जो हो रही है वो हो रही है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में जो एनपीएस के रिटर्न है ना उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है कि आपका इस साल आपको इतना इंटरेस्ट मिल गया, जैसे आपको पीएफ में इंटरेस्ट मिलता है। जैसे पीएफ में हम डिपॉजिट करते हैं तो पीएफ अथॉरिटी जो रहती है ईपीएफओ वो इंटरेस्ट डिक्लेयर करती है हर साल की, इस साल 8% रहेगा, इस साल हम रिटर्न 8.5% देंगे। ऐसा एनपीएस में नहीं होता है। एनपीएस जो बेसिकली जो देता है वो मार्केट लिंक्ड रिटर्न देता है। अगर शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपके रिटर्न्स भी अच्छे रहते हैं। शेयर मार्केट हो सकता है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं, है ना, कि शेयर मार्केट भी कभी कभी नीचे आ जाता है। जैसे कोरोना टाइम पे आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट काफ़ी नीचे आ गया था, तो उस समय लोगों के रिटर्न्स भी काफ़ी कम हो गए थे। अगर उस समय किसी ने नया नया पैसा लगाया होता तो उनको नेगेटिव रिटर्न्स भी शो करता, क्योंकि ये मार्केट पे है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो रिटर्न्स कम होंगे और मार्केट ऊपर जाएगा तो रिटर्न्स भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें क्या है, थोड़ा वेरिएबिलिटी ज़्यादा रहता है बिकॉज इट इज़ मार्केट लिंक, है ना। बट ओवरऑल एनपीएस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, पर्पस ऑफ एनपीएस। तो मैंने आपको पर्पस ऑलरेडी बताया है। जो एनपीएस का जो पर्पस है बेसिकली सारे सेक्टर्स को कवर करना है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं या पुलिस सिटीजन्स हैं, तो जिस जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इसमें अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो वो इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि मैं आज इतना कमा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ तो जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा, मैं रिटायर हो जाऊँगा, या उस साल मेरी उतनी 60 साल के बाद मेरी उतनी अर्निंग कैपेसिटी नहीं रहेगी जितनी मेहनत मैं आज कर रहा हूँ, तो उस समय मेरे को एक फिक्स इनकम आता रहे कि हाँ इतना आ रहा है जिससे मैं अपना जीवन कर सकूं, तो वो एनपीएस उनको प्रोवाइड करता है, एक स्टेबल इनकम देता है कि आपको इतना पेंशन तो आपको मिनिमम आएगा, और वो जो पेंशन आता है वो डायरेक्टली अकाउंट में आता है। तो होप दोस्तों कि आपको पर्पस जो है एनपीएस का वो क्लियर हो गया होगा।
आगे बात करें रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि एनपीएस जो गवर्न करता है, मतलब जो एनपीएस के जो अथॉरिटी है वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। ये क्या करती है, सारे ट्रांजैक्शंस देखती है, ऑपरेशंस मैनेज करती है, साथ ही साथ ये इंश्योर करती है कि ट्रांसपेरेंसी रहे सारे ट्रांजैक्शंस में, है ना, और अकाउंटेबिलिटी भी इसी की संस्था की रहती है। पीएफआरडीए क्या करते हैं, गाइडलाइंस के तहत में फंड मैनेजमेंट कंपनीज रहती हैं जो फंड मैनेज करती हैं, लाइक आपका टाटा हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, है ना, रिलायंस हो गया, ठीक है, साथ ही साथ आपका आईसीआईसी, एक्सिस, एलआईसी, एसबीआई, 8-10 ऐसे फंड मैनेजर्स हैं इनको गवर्नमेंट ने या पीएफआरडीए ने अप्रूव्ड किया हुआ है, जो आप जब भी जितना भी पैसा आप मार्क एनपीएस के थ्रू लगाते हैं, तो इन्हीं संस्था के आपको चूज़ करना होता है कि आपको किसके थ्रू मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो वो आपको ऑप्शन एनपीएस प्रोवाइड करता है। उसको आप जैसे इस साल लेट से कि मैंने अगर एसबीआई ले लिया कि मैं चाहता हूँ कि एसबीआई मेरा पैसा जो है वो एसबीआई के थ्रू मार्केट में जाए, है ना, मतलब एनपीएस में आपने इन्वेस्ट कर दिया, बट उसको जो इन्वेस्ट करता है उसके जो म्यूचुअल फंड जैसे रहता है, उसमें इक्विटी एलोकेशंस वगैरह रहते हैं, कैसे इन्वेस्ट होगा वो एसबीआई के थ्रू जाए। नेक्स्ट अगर मुझे लगता है कि एसबीआई का रिटर्न कम है, नेक्स्ट ईयर मैंने देखा कि अगर एचडीएफसी ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, तो मैं इस साल एचडीएफसी चूज़ कर सकता हूँ, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको एनपीएस प्रोवाइड करता है ना। तो इससे क्या होता है ना कि आप किसी एक स्कीम के तहत बाध्य नहीं होते कि यार नहीं यार मैंने तो इसमें अभी मैं एसबीआई लगा लिया, अब एसबीआई के रिटर्न्स तो काफ़ी कम है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरे एलआईसी लिया, एलआईसी के रिटर्न्स काफ़ी कम है, या एक्सिस बैंक के कम है, अब मुझे स्विच ओवर करना है तो सेकंड स्कीम में कर दो, डिफरेंट स्कीम में करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो सब एनपीएस आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एनपीएस प्रोवाइड करता है। बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड एक्सेस की, तो एनपीएस जो है ना वो एक्सेसिबल है, कहीं से भी आप एनपीएस को एक्सेस कर सकते हैं। एनपीएस का जो ऐप है, ऐप से डाउनलोड करके आप अपने लॉगिन कर सकते हैं। आपको एक प्रान, जब भी आप एनपीएस का अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक प्रान नंबर जनरेट होता है, जैसे आपका पैन कार्ड होता है, जो आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है कि हाँ ये आप ही का है, सिमिलर टू दैट प्रान नंबर एक आपको असाइन किया जाता है। वो प्रान नंबर इंडिविजुअल प्रान नंबर होता है जो आपको मिलता है। प्रान का फुल फॉर्म जो रहता है वो रहता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो एनपीएस प्रोवाइड करता है, और उसको लॉगिन करके आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हर कहीं से भी आप, जैसे डाइवर्स पॉपुलेशंस रहती है अलग अलग, कहीं कोई गांव में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, किसको एक्सेस है, तो कहीं से भी कोई भी एक्सेस इसको कर सकता है, सो दैट कि उसको रिटायरमेंट के टाइम पे ऐसा ना हो कि मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली वो अपना ऐप में इन्वेस्टमेंट, जो भी ऐप ऑनलाइन ऐप में लॉगिन करके अपना इन्वेस्टमेंट चेक कर सकता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दे रहा है, कितना मैंने इन्वेस्ट किया है अभी तक, मैं कितना, मेरा टोटल पोर्टफोलियो कितना हो गया, सब कुछ वो ऑनलाइन चेक कर सकता है। बात करेंगे हु कैन ज्वाइन एनपीएस। तो एनपीएस अभी कौन ज्वाइन कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनपीएस जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पस ही यही था कि सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट को इस स्कीम में कवर करने हैं, सो दैट कि इंडिविजुअल कोई ये ना कह पाए या ये ना सोचे कि यार गवर्नमेंट, हमारे पास तो पेंशन का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, या गवर्नमेंट ने हमको 60 साल के बाद कैसे पेंशन मिलेगा, ऐसा कोई ना हो। तो ये इसमें चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हो, ऑर्गेनाइज में हो, चाहे अनऑर्गेनाइज में हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, चाहे उसकी दुकान हो, ऑटो वाला हो या सब्जी वाला हो, है ना, वो कोई भी इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। केवल इसमें जो एक्सक्लूडेड है वो आर्म फोर्सेस वाले हैं कि उनको इसमें से अलग रखा गया है, बाकी कोई भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट क्यों ना हो, वो भी अपना अकाउंट उसमें ओपन कर सकता है। एज रिक्वायरमेंट, तो एज रिक्वायरमेंट दोस्तों इसमें क्या है कि कोई भी पार्टिसिपेंट्स जो हो, इंडिविजुअल हो, स्टूडेंट्स हो या जो भी हो, अगर वो मिनिमम 18 ईयर्स का हो गया है तो वो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो मैक्सिमम 70 साल तक इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो कोई जो 70 साल का भी है वो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है ना।
तो 18 टू 70 का रेंज एज ब्रैकेट रखा गया है कि कोई भी अगर इस दौरान कोई भी इंडिविजुअल का अगर इतने साल का है तो वो अपना एनपीएस में अपना अकाउंट ओपन करके इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस रेंज में क्या है, मोस्टली वर्किंग वाले लोग रहते हैं कि कुछ ना कुछ वो काम कर ही रहे होते हैं। 60 साल तक तो आप मान ही सकते हैं, है ना। लेकिन जो प्राइवेट वाले रहते हैं, जो जिसकी खुद की दुकान होती है, खुद का काम करते हैं, वो तो 70 साल तक भी करते हैं, 80 साल तक भी करते हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने एक ब्रैकेट लगाया कि 18 से लेके 70 साल का कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकता है और जो भी स्कीम्स है उसका बेनिफिट जो है वो ले सकता है। अब दोस्तों जो है हमारा वो है फीचर्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। यहाँ से जो हमारा प्रेजेंटेशन है या जो वीडियो है, हमारा जो भी टॉपिक्स हैं वो हम आपका नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। बिकॉज क्या है, ये जो वीडियो है ना, मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ना। काफ़ी बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते हैं कि एनपीएस के डीप प्रोविजंस क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फीचर्स हैं। तो हमने आपको डिटेल में इसका बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो फीचर्स है या आगे के जितने भी टॉपिक्स जो हैं एनपीएस रिलेटेड, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो सेकंड वीडियो है पार्ट 2 ऑफ द एनपीएस। इसमें हम बात करेंगे हमारे फीचर्स के बारे में और भी प्रोविजंस जो एनपीएस में हैं, हम उसके बारे में जानकारी देखेंगे कि क्या क्या एनपीएस में क्या क्या फीचर्स हैं जो एक कॉमन मैन के लिए सूटेबल रहते हैं, जिसमें वो इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकता है। तो जो फीचर्स के बारे में हम बात करें, पार्ट 1 हम आपके लिए लेके आए थे, जिसमें हमने ब्रॉड पैरामीटर्स जो भी थे एनपीएस के बारे में कि एनपीएस कैसा होता, एनपीएस में क्या क्या होता है, कौन से अकाउंट्स होते हैं, क्राइटेरिया क्या है कि एनपीएस में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कौन कौन अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, वो सब हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। इन केस अगर आपने पार्ट वन अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार पहले देख लीजिए। बिकॉज पार्ट 1 पे काफ़ी स्टार्टिंग से हमें बताया गया है, तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा कि पार्ट 2 देखने से पहले आपको पार्ट 1 क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे और पार्ट 2 जो हमारा एनपीएस है उसके बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के जब रिटायरमेंट की जो एनपीएस के थ्रू जो रिटायरमेंट प्लानिंग हम लोग करते हैं, तो उसमें क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी एनपीएस प्रोवाइड करता है सब्सक्राइबर को, साथ ही साथ वो एनपीएस के पोटेंशियल रिटर्न्स क्या रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा एनपीएस इतना रिटर्न देता है, इतना रिटर्न देता है, तो आज हम वो भी चेक करेंगे कि एनपीएस एक्चुअल में रिटर्न कितना देता है। साथ ही साथ एनपीएस एक टेलर्ड मैनेजमेंट ऑप्शंस, टेलर्ड का मतलब होता है हर किसी के लिए कस्टमाइज ऑप्शन अवेलेबल हैं रहते हैं एनपीएस में। वो अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कि कितना उसको इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न उसको चाहिए, कितने अवधि के लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो एनपीएस वो सब ऑप्शंस एक सब्सक्राइबर को या एक इंडिविजुअल को देता है। तो आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की। अब आपने देखिए, पैसा जब अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छे आए। तो एनपीएस का जो जनरली आप एनपीएस का रिटर्न देखेंगे, किसी भी स्कीम में आप देखेंगे, किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया हो देखेंगे, तो आप उसमें जनरली पाएंगे कि 11 से लेके 20% तक का रिटर्न एनपीएस आपको प्रोवाइड करता है। भले जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो कैसा भी परफॉर्म कर रही हो, जनरली आपको 11 से 20% का रिटर्न एनपीएस आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप थोड़ा सा एनपीएस के जो रिटर्न है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करते हैं, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से इक्विटी से आपका डेप्ट से आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, है ना, थोड़ा सा अगर आप मूवमेंट आपका फंड को डाइवर्ट करते हैं तो आपको एनपीएस में अच्छा खासा 15 से लेके 20% तक का रिटर्न आपको एनपीएस प्रोवाइड करता है। ऑल्दो 15 से 20% का जो रिटर्न है वो गारंटी नहीं है, बट एटलीस्ट वो इतना देता है। बिकॉज एनपीएस के जो रिटर्न है वो मार्केट लिंक्ड रहते हैं, शेयर मार्केट्स पे काफ़ी डिपेंड करता है। बिकॉज शेयर मार्केट क्या होता है ना, आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी
कभी ज़्यादा है कभी हाई है, तो उसका जो रिटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है ना। लेकिन जितने भी अभी आप पॉलिसीज़ देखेंगे एनपीएस में, जितने भी रिटर्न्स आए हुए हैं अलग अलग, जिन्होंने पेंशन फंड मैनेजर जो हैं जो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके आप जब भी आप 5 साल के या 3 साल के लास्ट 3 ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर्स के देखेंगे, तो आपको मोटा मोटा 15 से 20 साल का 15 से 20% तक का रिटर्न आपको दिख जाएगा। बट 15 से 20% का जो रिटर्न है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा है। जो आपका ट्रेडिशनल जो आपको आप देखेंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको रिटर्न मिलता है, जैसे आपने एफडी किया, एफडी में आप देखेंगे 6%, 6.5%, 7%, 7.5 मैक्सिमम, वो भी सीनियर सिटीज़न को रिटर्न्स मिलता है ना। लेकिन जबकि आपको एनपीएस में 15% मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल रिटर्न आपको एनपीएस प्रोवाइड करता है। और वो भी आपको इसमें भी क्या है ना कि आपको ऐसा नहीं कि एक किस्त में आपको या वन इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा देना, जबकि आपको एफडी करना होता है तो आपको एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। एनपीएस में आप एसआईपी के बेसिस पे ही आपको डिपॉजिट कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ का मंथली कर दिया, 2000 कर दिया, 500 कर दिया, तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं कि आपको एक लमसम अमाउंट आपके पास होना ही चाहिए एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए। आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग या आपका जो भी गोल प्लानिंग है, आप उसको अपने हिसाब से, इंडिविजुअल अपने हिसाब से सेट कर सकता है एनपीएस में, और उसके जो भी फ़ायदे हैं, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हैं, वो उसके फ़ायदे ले सकता है। बात करेंगे इक्विटी एलोकेशन की, तो देखिए दोस्तों एनपीएस में क्या होता है ना कि एनपीएस में आपका जो पैसा है, जैसे मान लीजिए आपके 100 रुपये हैं आपके पास, अभी एनपीएस में क्या है 3 स्कीम्स रहती हैं, 4 रहती है बेसिकली, हम 3 के बारे में बात करेंगे। पहला आपका रहता है इक्विटी, ठीक है। दूसरा रहता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और दूसरा हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तीसरा हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो ये 3 स्कीम रहती हैं, आपको इन तीनों में आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो अभी क्या होता है ना, इक्विटी में मैक्सिमम 75% से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज चूँकि इक्विटी के जो, अगर इक्विटी में आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो, चूँकि एनपीएस के जो रिटर्न्स है वो मार्केट से लिंक रहते हैं, है ना, तो आपका जो रिटर्न्स है वो भी ज़्यादा वेरी करता है। तो गवर्नमेंट जो आपका एनपीएस जो है ना वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आपको किस में कितना पैसा रखना है, इक्विटी में कितना रखना है, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ है उसमें कितना रखना है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना रखना है। मैक्सिमम एक्सपोजर जो आप अपने पैसों को दे सकते हैं इक्विटी में, दैट इज़ 75%, है ना। और वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सीनियर सिटीजन है उसमें वो 50% का कैपिंग है, सो दैट कि रिटर्न ऐसा ना हो कि एकदम ही कम हो जाए। देखिए जब मार्केट शेयर बढ़ती है ना तो रिटर्न्स अच्छे आते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरती है और रिटर्न्स कम होते हैं ना तो फिर सबको बुरा भी लगता है कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया। फिर लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, यार आपने एनपीएस स्कीम बनाया, आपने ही बोला कि आप एनपीएस में इन्वेस्ट कीजिए, अब देखिए हमारा पेंशन का जो पैसा है उसका जो वैल्यू है कितनी कम रह गई है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 50% का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने कैपिंग किया हुआ है कि उससे ज़्यादा वो जो इक्विटी वाला जो एलोकेशन है उसमें इन्वेस्ट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी इंडिविजुअल जो रहते हैं वो अपने 75% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो पैसा जो अगर इन्वेस्ट में आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ता है। जो बेसिकली जो ज़्यादा रिटर्न्स जो आएंगे वो आपके इक्विटी से ही आते हैं, है ना। लेकिन डेप्ट वगैरह में क्या होगा ना, बाकी स्कीम्स में आपको 9.5% या 8% या 7% का एक फिक्स आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब आपको जो रिटर्न्स मिल जाएगा। लेकिन जो मेजरली जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आता है वो इक्विटी से ही आता है। तो अगर आप थोड़े से भी आप उन पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आप थोड़ा सा हायर रिस्क की साइड ले सकते हैं, तो मेरा जो मानना है वो है कि आपका जो मैक्सिमम जो अलोकेशन होना चाहिए वो इक्विटी में ही होना चाहिए, जिसमें आपको बेहतर रिटर्न आने का उम्मीद रहता है। तो आपका जो 100 रुपये है आपको तीन में डिवाइड करना होता है, 3 जो स्कीम्स हैं इसमें। जैसे इक्विटी में आपने 75% कर दिया, मतलब 100 रुपये में से 75 रुपये, 75 रुपीज़ आपने इक्विटी में डाल दिया। बाकी जो 25 रुपये है, ठीक है, 25% या 25 रुपये जो आपके पास है वो आपको बाकी 2 स्कीम्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाना होता है ना। तो इस तरह से आपको फंड आपका जो एनपीएस है वो आपको एक कस्टमाइज इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो अपने फ़ंड को किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो उसमें
इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने जो बेहतर रिटर्न है वो अपना उसमें से ले सकते हैं। अगर बात करें कंट्रीब्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया कि आप है ना जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो आप है ना साल में 4 बार फंड आपका जो आपका परसेंटेज है ना, जैसे आपने मान लीजिए 100 आपने 100 रुपये आपने लगाया तो 75% 75 रुपीज़ आपने इक्विटी में डाल दिया। अब आपको लग रहा है कि यार आगे चल के थोड़ा सा मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं ना कि आपका पूरा आप ना इक्विटी में ज़ीरो कर सकते हैं और बाकी पूरा पैसा बाकी दो स्कीम्स हैं उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपको आप एक सिंपल मोबाइल ऐप जो एनपीएस का रहता है उससे कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो पार्ट है ना वो एनपीएस आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने से खुद से ही मॉनिटर करके आपकी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से आप अपने फंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये बाकी स्कीम्स में ऐसा नहीं है। जैसे एफडी है, अब एफडी के लिए आपने कर दिया मतलब कर दिया, वो रिटर्न चाहे वो आज ज़्यादा है, हो सकता है कल रिटर्न कम आ रहे हो, है ना। उसमें आपको बैंक जाना पड़ेगा और उसमें रिटर्न्स भी काफ़ी कम है। बट आपको एनपीएस में आपको क्या है वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, सभी को जो सब्सक्राइबर है उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है तो आप साल में 4 बार आपके दो बार पेंशन फंड मैनेजर और एक बार पेंशन फंड मैनेजर, और आपको 4 बार आप स्कीम्स को चेंज कर सकते हैं। स्कीम्स का मतलब होता है जो आपका अलोकेशन जो रहता है, जैसे आपने इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो पैसा लगाया है आप उसमें से आपका फंड साल में 4 बार कर सकते। जैसे आपने दोस्तों एक मैं एग्जांपल दूँ, जैसे आपको लग रहा है कि अभी लड़ाई होने वाली है, ठीक है, यूक्रेन में रशिया में लड़ाई हो रही है या इंडिया पाकिस्तान में हो रही है या जिसमें भी हो रही है, ठीक है, आपको लग रहा है मार्केट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। जैसे अभी यूएस ने, ट्रंप ने कुछ रेट्स वगैरह, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह या जो भी थे, है ना, उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दी थे, तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव वे में आ गया था। तो जैसे ही आपको ऐसा हिंट आ रहा है कि यार मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है, तो आप अपना उससे पहले थोड़ा सा जो फंड है आपका वो इक्विटी में एक्सपोजर कम करके बाकी 2 स्कीम्स में एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हैं। जब आपको फिर लगे कि यार मार्केट अभी स्टेबल हो गया है, अभी जो ग्रोथ पे आ गया है, उसका जो पाथ अच्छा दिख रहा है, सभी चीज़ फेवरेबल है, तो आप अपना बाकी 2 स्कीम से पैसा निकाल के वापस इक्विटी में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो वाला जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर किसी को जो पैसा इन्वेस्ट एनपीएस में कर रहा है उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करना चाहिए कि मेरा पैसा सही तरीके से मैं उसका यूज़ करके इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको दोस्तों बात करेंगे अगर पेंशन फंड मैनेजर की, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपके एनपीएस होता है ना उसमें आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है ना थ्रू पेंशन फंड मैनेजर होता है। आप जो एनपीएस ट्रस्ट बोलिए आप या पीएफआरडीए बोलिए, उन्होंने कुछ 10 से 12 पेंशन फंड मैनेजर्स को अप्रूव किया हुआ है जो आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके थ्रू आपको सेलेक्ट करना होता है, वही पैसा आपका मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे आपका एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर हो गया, एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर हो गया, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी है, टाटा है, मैक्स है, एक्सिस है, तो ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं इनके पेंशन फंड मैनेजर होते हैं, उसके थ्रू आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 साल का जैसे आपने देखा कि यार ये अभी आपने एसबीआई चूज़ किया, आपने देखा यार ये रिटर्न थोड़ा कम दे रहा है, एलआईसी का ज़्यादा है, तो आप नेक्स्ट ईयर एलआईसी को चेंज कर सकते हैं, उसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो पेंशन फंड मैनेजर है ना इसमें भी चूज़ करने का आपके पास पावर रहती है कि आप जो बेहतर रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू एनपीएस से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट कि क्या होगा ना दोस्तों कि आपके जो गोल्स हैं ना जो हमने देखे हैं कि यार ये मेरा होना इतना, मुझे मेरा फंड इतना होना चाहिए इतने साल में। सो अगर आपका पेंशन फंड मैनेजर अच्छे रिटर्न्स आपको ऑफर कर रहा है तभी आपका गोल्स जो है ना वो कंप्लीट होगा, है ना, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है तभी वो उसमें आएगी। इसलिए दोस्तों आपको मॉनिटर करना कि पेंशन फंड मैनेजर कौन सा बेहतर रिटर्न दे रहा है, उसने लास्ट 3 ईयर्स में कितना रिटर्न दिया, लास्ट 5 ईयर में कितना दिया, लास्ट ईयर में कितना दिया, उसके थ्रू आप अपने जो आपने जिसके थ्रू इन्वेस्ट किया आप उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप फिर मॉनिटर कीजिए 1 साल तक कि किसने अच्छा रिटर्न दिया, अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट ईयर फिर चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन एनपीएस में अवेलेबल है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करें विड्रॉल मैकेनिज्म की। तो अभी क्या हो दोस्तों, जैसे आपने एनपीएस में एक विड्रॉल मैकेनिज्म बहुत सिंपल तरीके से होता है। इसका जो वेबसाइट है या वेबसाइट में आप एनपीएस से लॉगिन करेंगे वहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आता है।
आप विड्रॉल कब होगा, जब आपके 60 साल आपने उसमें रख लिया या आपके 10 साल मिनिमम आपको एनपीएस में स्पेंड करने होते हैं अकाउंट खोलने के बाद। अगर आप मान लीजिए 60 साल के हो गए तो आप 60% तक जितना आपका फंड है उसमें 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। 40% का आपको एन्युटी लेना होता है। एन्युटी का मतलब यहाँ मैं जो एन्युटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ द बेसिकली पेंशन, है ना। तो 40% जो अमाउंट है आपका उसका आपको पेंशन परचेस करना होता है। जो 60% है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम 60% है। आपको अगर इसको आपको लमसम पेमेंट अमाउंट नहीं चाहिए, है ना, तो आप पूरा पैसा 100% का भी एन्युटी या पेंशन उसको आप ले सकते हैं, है ना। तो 60% जैसे आपको मान लीजिए आप 60 साल के हो गए, अब आपके पास अच्छा खासा पैसा है, लेट से कि आपका 1 करोड़ रुपए आपने डिपॉजिट कर दिया एनपीएस में। आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया आज उसकी वैल्यू मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए एनपीएस में है। तो 1 करोड़ में से आप 60 लाख रुपए आप ऐसे कैश ले सकते हैं, मतलब सीधे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा लमसम पेमेंट के तहत। इसको हम कम्यूटेशन बोलते हैं कि आपको कम्यूटेशन करना है या नहीं करना है। कम्यूटेशन आप 60% तक का मैक्सिमम कर सकते हैं, तो 60 लाख आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे ना ये नॉन टैक्सेबल रहता है, इसमें कहीं भी टैक्स नहीं लगता है ना। गवर्नमेंट इस पर टैक्स चार्ज नहीं करती है। लेकिन जो 40% जो आपका जो पैसा है जिससे आप एन्युटी परचेस करते हैं वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाता है। तो उसमें आपको जितनी भी आपकी पेंशन बनती है ना, लेट से कि 30,000 बनी, 40 या 50,000 इंटू 12 महीने का कितना हो गया, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए में अगर मैं आज की बात करूँ तो 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेट से कि आपका 1 करोड़ फंड है, आपने 1 करोड़ की आपने पेंशन ले ली, और पेंशन लेट से कि वो 1 लाख रुपए आपकी पेंशन मंथली बनती है, तो 1 लाख के हिसाब से 12 लाख रुपए आपके महीने का आपको इनकम हो रही है ना। तो 12 लाख पे भी अभी कोई टैक्स नहीं है। अगर आप मोटा मोटा नए वाला जो अपना टैक्सेशन सिस्टम है उसमें आप देखेंगे तो 12 लाख का टैक्स नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ अगर 12 लाख से ऊपर आपका टैक्स आपकी इनकम अगर होती है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा, है ना, अदरवाइज उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। विड्रॉल एट सुपर एन्युएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अब विड्रॉल सुपर एन्युएशन में आप 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं। जो बाकी 40% बचेगा उसको आपको एन्युटी लेना होता है। एन्युटी से क्या होता है ना कि आपको एक फिक्स पेंशन इनकम आपको हर महीने क्वार्टरली जैसा भी आप सेलेक्ट करें, आपको महीना चाहिए तो हर महीने आएगी, क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली आएगी, हाफ ईयरली चाहिए हाफ ईयरली आएगी, एनुअली चाहिए तो एनुअली आएगी। तो वो जो 40% का जो भी आपका 40% अमाउंट का जो भी एन्युटी बनता है या पेंशन का अमाउंट बनता है वो आपके हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा, है ना। और 60% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये बात रही विड्रॉल एट द सुपर एन्युएशन मतलब रिटायरमेंट के टाइम की। उसके पहले भी एनपीएस अलाउ करता है कि आप फंड को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो सर्टेन कैटेगरीज रहती हैं। जैसे आपको घर बनाना है या पढ़ाई के लिए लेना है, स्वास्थ्य खराब हो गया है उसके लिए पैसा निकालना है, तो वो एनपीएस थोड़ा थोड़ा आप अपने कंट्रीब्यूशन का अलाउ एनपीएस करता है कि आप 25% तक का पैसा निकाल सकते हैं। प्रीमेच्योर एग्जिट कंडीशन है कि अगर आप एनपीएस में कंटिन्यू नहीं कर रहे, लेट से कि आपने आज आपका अकाउंट ओपन कर लिया, अब आप 5 साल बाद या 10 साल बाद आप बोलते हैं मुझे इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है, तो उस केस में क्या है ना, आप 10 साल तक जितना आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वो देखिए 2.5 लाख तक है तो 2.5 लाख तक आपको पूरा आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। आपको कोई एन्युटी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख रुपए तक अगर टोटल अमाउंट दिखा रहा है तो वो आपके अकाउंट में सीधा आ जाएगा। लेकिन यही जो अमाउंट अगर आपका टोटल जो एनपीएस में जो वैल्यू है वो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो आपको 20% आप निकाल सकते हैं और 80% का आपको एन्युटी परचेस करना ही पड़ेगा। ये ऐसा प्रोविज़न एनपीएस में है ना। तो 2.5 लाख है तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। प्री मेच्योर कर रहे हैं क्योंकि आप 10 साल तक आपको उसको एटलीस्ट रखना ही है। और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 80% का आपका एन्युटी लेना ही पड़ेगा और 20% आप विड्रॉ कर सकते हैं। आगे बात करें डेथ ऑफ सब्सक्राइबर प्रोसीजर। अगर आपने देखिए सब्सक्राइबर का डेथ हो जाए तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई सब्सक्राइबर है जिसका पैसा पूरा मान लीजिए 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है एमपीएस में, अब लेट से कि उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर क्या होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि 10 लाख 2.5 लाख के ऊपर तो एन्युटी लेना ही है,
लेकिन क्या होगा ना कि अगर डेथ हो जाता है तो डेथ केस में क्या है 100% जो पेमेंट होता है वो उसके नॉमिनी को पूरा रिफंड हो जाता है विदाउट परचेजिंग ऑफ एन्युटी। तो क्या होगा, उसमें एन्युटी परचेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 10 लाख रुपए पूरा इन्वेस्ट पूरा जो है वो नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो भी लीगल हायर होगा या जो भी नॉमिनी होगा जिसके हिसाब से एनपीएस में उसने अकाउंट बनाया होगा, उसमें पूरा पैसा ट्रांसफ़र उसके अकाउंट में कर दिया जाएगा। तो सो दैट कि इससे क्या रहेगा कि एनपीएस में क्या होगा, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो बनी रहेगी, है ना, जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे, है ना, जो भी अगर सब्सक्राइबर की डेथ होगी तो फैमिली मेम्बर्स को पैसा तो चाहिए ना उसको जीवन अपना जो यापन करने के लिए, तो वो पैसा एनपीएस के थ्रू पूरा इन्वेस्ट हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे अगर टैक्स बेनिफिट के कंट्रीब्यूशन की, तो ये हम अपने आगे जो हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम पूरा टैक्स बेनिफिट से लेके एनपीएस के लिए कैसे अप्लाई करना है पूरा आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि किस सेक्शन में आपको कितना टैक्स बेनिफिट होता है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके ब्याह पे तो भी टैक्स बेनिफिट होता है। अगर आप अपने से इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितने अमाउंट तक उसका टैक्स बेनिफिट रिबेट ले सकते हैं, और एनपीएस के क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं, 80 चाहे वो 80 सेक्शंस 80 में हों, 80 CCD 2 में हों, 80 1B में हों, वो सारे हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट थर्ड जो एनपीएस का आएगा हम उसमें सारे टॉपिक्स अपने कवर करेंगे। अगर आपने हमारा पार्ट टू है, आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारा पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने स्टार्टिंग से पूरा एनपीएस के बारे में क्लैरिटी दी है। ये हमारे पार्ट 2 था। नेक्स्ट टाइम जो आपके लेके आएंगे वो हमारा पार्ट 3 रहेगा दोस्तों। सो आज का हमारा जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे टैक्स बेनिफिट और कंट्रीब्यूशंस के बारे में कि आप कितना कंट्रीब्यूट करके एनपीएस में आप अपना टैक्स बेनिफिट टैक्स बचा सकते हैं, कितना आपको अलाउड है और कितना किस सेक्शन में आप कितना अमाउंट का टैक्स बचा सकते हैं, कितना कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि कंट्रीब्यूशन जो आप एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ के टाइम पे कितना विड्रॉ कर सकते हैं और कि वो टैक्स फ्री है या नहीं, वो हम आगे अपनी स्लाइड्स में देखेंगे। तो जैसा दोस्तों आपको पता है कि एनपीएस में एम्प्लॉय, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो आप एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के ब्याह पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो दोनों के जो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों को टैक्स बेनिफिट अलग अलग सेक्शन के अंडर में मिलेगा। अगर आप कहीं भी एम्प्लॉयड भी नहीं है और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप कंट्रीब्यूट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो एनपीएस में क्या ये सारे प्रोविजंस है, जैसे आपको सब पता है कि एनपीएस काफ़ी फ्लेक्सिबल है, हर किसी के लिए है, इंडिविजुअल के लिए है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो है, प्राइवेट जॉब में है फिर भी आपके लिए एप्लीकेबल है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं फिर भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो दैट्स वाई कि एम्प्लॉय जो एनपीएस है ना वो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कोई भी अपना अकाउंट एनपीएस में खोल सकता है और अपने जो 60 साल के बाद जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे पेंशन आना चालू हो जाए, वो उसको आना चालू हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, कितना एक्यूमुलेशन रहता है, कितना वो फंड ग्रोथ करता है, और इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट। जैसा आपको पता है कि एनपीएस का जो रिटर्न्स है वो मार्केट ड्रिवन है। अब हम बात करेंगे एनपीएस टैक्स बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या टैक्स बेनिफिट है। देखिए सबसे पहले है कि 10% ऑफ द एम्प्लॉयर जो है ना वो एम्प्लॉय के ब्याह पे 10% अगर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में तो उनको 10% तक का कंट्रीब्यूशन वो करते हैं, उतना उनको रिबेट मिलता है। तो 80 CCD 1 में उनको उतना परसेंट का रिबेट दिया जाता है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्या है, ये 1.5 लाख के अंडर में आता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 80 CCD 1B, इसमें क्या है, अगर एम्प्लॉय एडिशनली 50,000 कंट्रीब्यूट करता है तो 50,000 तक का रिबेट ले सकता है। ये जो लिमिट है 50,000, ये 1.5 लाख के जो लिमिट है उसके अवव है ना, मतलब ओवर एंड अबव है उसके। तो 1.5 लाख आपका खुद कंट्रीब्यूशन हो गया, जैसे पीएफ का हो गया, आपका LIC हो गया आपका, या म्यूचुअल फंड हो गया, है ना, या आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया, तो ये सब मिला के 1.5 लाख में आ गया, वो आता है 80 CCD 1 में। और इसके अलावा आप 50,000 और कंट्रीब्यूट करते हैं अलग से तो वो 80 CCD 1B में जाएगा। तो 1.5 प्लस 50,000 2 लाख का आप रिबेट ले सकते हैं एनपीएस में। ठीक है,
इसके अलावा ये तो एम्प्लॉय का हो गया, एम्प्लॉयर का भी सेपरेट रहता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो एक अलग रहता है, ठीक है। तो 80 CCD 1 और 80 CCD 1B में आप कंट्रीब्यूट 50,000 एक्स्ट्रा कर सकते हैं। देखिए कंट्रीब्यूट तो आप 50,000 क्या 1 लाख 2 लाख भी कर सकते हैं, बट जो आपको रिबेट मिलेगा वो एडिशनल 50,000 पर ही मिलेगा, बाकियों पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब आप उसमें अमाउंट जो दिखाते हैं उसमें 50,000 ही मैक्सिमम वो लेता है, उसके अबव नहीं लेता है 80 CCD 1B में। तो आप कंट्रीब्यूट कितना भी कर सकते हैं अपने अपना आप ऑब्वियसली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप अपना सुपर एनुएशन बेनिफिट फंड के लिए, मतलब अपने पेंशन के लिए कर रहे हैं कि मेरा फंड इन्वेस्ट हो रहा है कहीं मार्केट में मार्केट लिंक में इन्वेस्ट हो रहा है तो अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको जो आप पर ईयर जो आप 80 CCD 1B में जो आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं वो 50,000 मैक्सिमम पर ले सकते हैं। अगर बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, तो अगर आप देखिए कोई जॉब नहीं कर रहा है ना, अभी खुद का उसका बिजनेस है, उसकी शॉप है या कुछ भी कर रहा है, वो उसका स्टार्टअप है, तो वो अपना ग्रॉस इनकम का 20% NPS में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो उसको उतना टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। उसको हम 80 CCD 1 में बोलेंगे, ये 1.5 लाख का ही पार्ट होने वाला है। और एडिशनल जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी 50,000 तक का क्लेम कर सकता है 80 CCD 1B में, मैक्सिमम 50,000 कंट्रीब्यूट कितना भी कर सकते हैं, बट जो क्लेम आपको जो अलाउड है वो 50,000 पर ही टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये आपका, आप वेदर एम्प्लॉयड हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको दोनों में NPS में टैक्स बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसके बाद करें टैक्स एग्जम्पशन ऑन विड्रॉल। जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया कि मान लीजिए आप अगर आपने कंट्रीब्यूट आप NPS में फ्रॉम 30 ईयर्स आपने स्टार्ट किया, अब आप नाउ 60 ईयर्स के हो गए, आप 60 ईयर के हो गए तो आपको NPS क्या है विड्रॉ करना पड़ेगा। आपको पेंशन चाहिए, आप रिटायर होने वाले हैं, मतलब जॉब में तो रिटायर हो गए हैं नहीं है, तो आप भी बोले अभी मुझे कुछ काम नहीं करना है और अब मैं ना एकदम NPS से पेंशन लूँगा और अपना एकदम लाइफ को इंजॉय करके जीऊँगा बाकी जो लाइफ है 60 ईयर्स के बाद। तो आपने क्या किया, आपने उसको विड्रॉ करना है। विड्रॉ में जब हम NPS से विड्रॉ करते हैं तो NPS आपको दो तरीके के ऑप्शन देता है। फर्स्ट इज कि आप टोटल जो जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन है उसका 60% लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और रिमेनिंग जो बचेगा 40% उसका आपको एन्युटी परचेस करना होगा। तो एक 60 मैक्सिमम रहता है। अगर आपको लमसम नहीं चाहिए 60%, आपको लमसम चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए कि मुझे 100% का मेरे को एन्युटी मिल जाए, 100% अमाउंट का पेंशन परचेज हो जाए, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है। मैक्सिमम 60% आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए आपको चाहिए कि यार मेरे पास 1 करोड़ रुपये हो गया, अभी मैं सोच रहा हूँ कि 50% विड्रॉ कर लेता हूँ, 50% का पेंशन ले लूँगा और 50% जो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ उससे मैं घर परचेज कर लेता हूँ, या कुछ भी हो सकता है, आपके बच्चों की शादी हो, है ना, शादी है, उनके लिए पढ़ाई है, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। आपको अगर आपको लमसम विड्रॉ करना है तो कोई भी रीज़न की वजह से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जब आप विड्रॉ करते हैं ना उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। तो 60% जो आपने विड्रॉ किया वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने देखिए, आपने जब जब आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो आपको 1.5 लाख में टैक्स डिडक्शन मिला। उसके बाद 50,000 आप एक्स्ट्रा हर साल कंट्रीब्यूट करके आ रहे तो उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिला। वो अमाउंट अब बढ़ के मान लीजिए इन्वेस्ट होते 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 आपको जो भी रिटर्न NPS से मिलेगा वो होते होते आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो गया। अब उसमें भी आप अगर 60% विड्रॉ कर रहे हो वो भी टैक्स फ्री है, तो कितना बड़ा बेनिफिट NPS आपको दे रहा है। तो ये बहुत ही एक मतलब क्या कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के लिए जो सिटीजन है इंडिया के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट स्कीम्स है NPS, इसमें आपको इतना बड़ा टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है। और जो आपको रिमेनिंग जो 40% होगा उससे आपको एन्युटी परचेस करना होगा। एन्युटी को हम एक पेंशन ही बोलते हैं, पेंशन और एन्युटी एक ही होता है। तो कुछ भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जब आप NPS में एग्जिट करेंगे तो आप देखेंगे कि NPS में बहुत सारे एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर इज़ नथिंग लाइक बैंक ओनली, जैसे SBI है, आपका एक्सिस बैंक है, LIC है ना, रिलायंस है, टाटा है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना, जिसको PFRDA ने और NPS ट्रस्ट ने ऑथराइज किया हुआ है कि वो एन्युटी दे सकते हैं। और जो आपका 40% पैसा है, आप जिस भी बैंक को सिलेक्ट करेंगे कि मेरे को HDFC से चाहिए या मुझे LIC से पेंशन चाहिए,
तो वो जो 40% जो आपका पैसा है वो एनपीएस ट्रस्ट क्या करेगा, वो एलआईसी को दे देगा या जो भी बैंक आपने सिलेक्ट किया होगा उसको दे देगा। फिर वो आपको उसका जितना एन्युटी बनता है, डिपेंड अपन कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो भी एन्युटी बनता है पर मंथ उतना आपको मंथली आता रहेगा, है ना। और ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपने आरओसी लिया है या विदाउट आरओसी लिया है, सिंगल लाइफ लिया है, जॉइंट लाइफ लिया है, डिपेंड करता है उसके ऊपर भी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह सब कुछ इसमें, विड्रॉल्स पर भी है, कंट्रीब्यूशन पर भी है ना। हाउ टू ओपन ए एनपीएस अकाउंट। अब दोस्तों आपने हमारी पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपने उसमें सब कुछ देख लिया कि कैसे कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेनिफिट क्या क्या है एनपीएस में। यूपीएस से भी हमने अर्लियर वीडियोस में भी हमने आपको जो नई स्कीम आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें भी हमने दोनों का कंपैरिजन भी बताया है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस जो है वो एनपीएस में क्या है, यूपीएस में क्या है, दोनों के अलग अलग प्रोविजंस हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में हम एनपीएस की पूरी बेनिफिट्स आपको बताएं। यूपीएस के लिए भी एक हमारी एक अलग से पीपीटी है, वीडियो है, जिसमें हमने यूपीएस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज बताया कि यूपीएस में क्या है, ठीक है। अब आपको अगर एनपीएस का अकाउंट खोलना है तो एनपीएस अकाउंट बहुत हार्डली दोस्तों 20 से 30 मिनट में आपका एनपीएस का अकाउंट खुल जाता है। बस आपके पास आपका एक फ़ोटो होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में, एक आपका सिग्नेचर होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, आधार कार्ड होना चाहिए और कैंसिल चेक का कॉपी होना चाहिए या बैंक पासबुक का कॉपी होना चाहिए। आपको जाना कहाँ है, एनपीएस की वेबसाइट पर जाना है ना। वहाँ पर जाके प्रोटीन करके, अभी जो गवर्नमेंट ने प्रोटीन से टाइप किया है कंपनी से, तो प्रोटीन की वेबसाइट पर जाके अपना इंडिविजुअल सब्सक्राइब, अगर आप एम्प्लॉयड हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पे अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। एनपीएस में भी दो अकाउंट होते हैं दोस्तों, टीयर 1 और टीयर 2 होता है। टीयर 1 बेसिकली जो अकाउंट होता है वही टैक्स बेनिफिट के लिए होता है, टीयर 2 अकाउंट टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं होता है। टीयर 2 अकाउंट को आप एज ए मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपको एक रिटर्न चाहिए मान लीजिए, तो आपने कुछ अमाउंट डाल दिया और उसको विड्रॉ, जब वो बढ़ गया तो विड्रॉ कर लिया, उस पर जो भी जितना भी अर्निंग आपने, जितना भी पैसा आपने कमाया जो है ना, जो भी बढ़ के अमाउंट आया उस पर आपको टैक्स देना होता है, वो होता है टीयर 2 अकाउंट में। टीयर 1 अकाउंट में आपने पैसा आपने इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्ट होता रहता है, उसमें से आप विड्रॉ नहीं कर सकते अनलेस की जो प्रोविज़न मैंने आपने वीडियो में बताया कि आप 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन का विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी 3 बार में कर सकते हैं, और उसके भी कंडीशंस हैं, उसमें से उसी कंडीशन में पैसा विड्रॉ होता है अनलेस कि आप विड्रॉ टीयर 1 में से नहीं कर सकते। तो टीयर 1 जो अकाउंट है वो बेसिकली पेंशन के लिए ही बना है ना। तो आप उसमें जब आप ओपन करेंगे तो टीयर 1 सेलेक्ट कीजिएगा, और जैसे भी उसके बाद पूछा जाएगा कि आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इंडिविजुअल है, तो आप इंडिविजुअल में, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इंडिविजुअल में खोल सकते हैं, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस है, नेम वगैरह भरना है, फिर उसके बाद बैंक डिटेल्स पूछेगा, देन आपसे आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड का फोटो कॉपी अटैच करने के लिए बोलेगा, देन फोटो वोटो वो सब आधार कार्ड लिंक रहेगा पूरा, आधार कार्ड ओटीपी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये जो करेंगे। उसके सबसे लास्ट में आपका एक प्रान नंबर जनरेट होता है, PRAN, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जैसे आपका पैन कार्ड होता है सिमिलरली प्रान कार्ड भी होता है, ठीक है। तो आपका प्रान कार्ड एक नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका एनपीएस का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल ही जाएगा। और जब भी जैसे पैन नंबर मिल जाए, पैन कार्ड का भी सॉफ्ट कॉपी आपको, जब आप लॉगिन करेंगे एक दिन बाद लॉगिन करेंगे एनपीएस में ही, तो आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में पैन कार्ड एनपीएस की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। वो कार्ड डाउनलोड करके हार्ड कॉपी आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं सेफर साइड के लिए। प्रान नंबर से ही आपको, जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको प्रान नंबर से ही लॉगिन करना पड़ेगा, प्रान नंबर प्लस आपका जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा उससे आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और आप अपने फ्यूचर जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं, है ना, स्कीम कौन सी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो देख सकते हैं, स्कीम चेंज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 4 बार अपना कंट्रीब्यूशन चेंज कर सकते हैं और स्कीम चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी आप देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा स्कीम है, पेंशन स्कीम्स है कि जो गवर्नमेंट ने मतलब सभी एम्प्लॉयज़ के लिए लेके आई है, सभी एम्प्लॉयज़ नहीं, सभी सिटीजन्स के लिए लेके आई है, वेदर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कहीं पे एम्प्लॉयड है या अपना खुद का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी पेंशन स्कीम है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके, और एनपीएस के रिटर्न क्या है, मार्केट ड्रिवन है, तो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 12 से 15% के बीच में आपको रिटर्न भी एनपीएस ईयरली आपको देता है। तो आप सोचिए, जो आपको एफडी अगर आपको 6 to 7% दे रही है, और वही आपको अगर 12 से 15% ऑलमोस्ट डबल अगर आपको एनपीएस दे रहा है, तो कितना बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, है ना।
तो मेरी तो यही राय रहेगी, अगर आपके पास एनपीएस अकाउंट नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके अपना एक एनपीएस अकाउंट खुलाएं और थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपना उसमें इन्वेस्ट करते रहें दोस्तों। ठीक है, आपके कुछ भी क्वेरी हो एनपीएस के रिगार्डिंग में, टैक्स बेनिफिट रिगार्डिंग में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और भी कुछ भी क्वेरी हो आप हमको बता दीजिए। और साथ ही साथ में अगर आपको और भी कोई पर्टिकुलर आपको चाहिए कि इस चीज़ पे वीडियो आना चाहिए तो वो भी आप हमको बता सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे आपके लिए। हम बहुत सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपके लिए वो वीडियो हम आपके लिए लेके आए दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा अंडरस्टैंडिंग द एनपीएस सिस्टम, कैसा एनपीएस काम करता है, क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में हमको पूरा गाइड किया। ये वीडियो हमने 3 पार्ट में बनाया क्योंकि ये वीडियो हमारा काफ़ी लेंदी वीडियो था और हमने सोचा था कि अगर एक ही में बनाएंगे तो ये काफ़ी लोगों को मे भी बोर करने लगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो था, इसलिए हमने उसको 3 पार्ट में बनाया। आप तीनों वीडियो हमारे देखें, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो आपको एनपीएस की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियरली हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको जो हमारे फ्यूचर में जो अभी हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं आपके बेनिफिट के लिए, वो आपको डायरेक्टली आपको उनको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए वीडियो के बारे में, जो है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम वर्सेस नेशनल पेंशन सिस्टम। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जो यूपीएस है आपका, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, और जो एनपीएस था आपका, जो अर्लियर एनपीएस था, जो अभी भी चल रहा है, दोनों में क्या की डिफरेंसेस हैं, क्या क्या प्रोविजंस है दोनों में, और दोनों में से बेहतर कौन है ना। और इसके बारे में हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे कि किस में बेनिफिट क्या क्या, किस में कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, किस में कितना बेनिफिट रहता है। तो आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको जो दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियरली डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, और आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि कौन सा बेहतर है, आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ पेंशन सिस्टम। तो ओवरव्यू क्या है, दोनों के बारे में हम जानेंगे। दोनों पेंशन सिस्टम बेसिकली है क्या, यूपीएस क्या है, यूपीएस का भी देखेंगे और एनपीएस का भी हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं यूपीएस की, इंट्रोडक्शन टू यूपीएस, तो यूपीएस की बात करें तो आपको जैसे पता होगा जो गवर्नमेंट ने ये 1 अप्रैल से ही इसको इंट्रोड्यूस किया है। लेके गवर्नमेंट जो लेके आई थी वो अगस्त में, लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में लेके आई थी 2024 में, बट जो वो इफेक्टिव है वो 1 अप्रैल 2025 से ही इफेक्टिव है। तो जो जो न्यू ज्वाइनी रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करने वाले हैं, वो डायरेक्टली यूपीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे, उनके लिए एनपीएस एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो एनपीएस के लिए ऑप्ट किया हुआ है, उनके पास ऑप्शन है कि वो यूपीएस में इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो उनका जो एनपीएस है वो बंद हो जाएगा, उनका यूपीएस चलता रहेगा। एनपीएस अगर उनको अपने पर्सनल उसको मैनेज करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब अगर वो स्विच कर लेंगे तो वो यूपीएस में आ जाएंगे। तो ये यूपीएस के हैं। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने एक फिक्स आपको बताया गया है कि आपको इतना अमाउंट आपका मिल जाएगा। अगर आप 25 साल की सर्विस करते हैं, वो हम प्रोविजंस आगे देखेंगे, तो आपको इतना बेसिक सैलरी, आपको एवरेज बेसिक सैलरी करके इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो आपको एज ए गारंटी है, एश्योर्ड है कि आपको इतना पेंशन तो मिल ही जाएगा अगर आप एक लिमिटेड जो सर्विस पीरियड है उतना पर आप क्रॉस करते हैं तो। साथ में इसमें क्या है दोस्तों, इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है। अगर महंगाई होती है तो जैसे आपको सीपीआई, एआई, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एआई सीपीआई का डेटा आता है जिसमें महंगाई के बारे में बताया जाता है कि कितना महंगाई चल रही है। तो वो उसका प्रोविज़न इसमें दिया हुआ है कि अगर डीए बढ़ेगा तो आपका पेंशन भी बढ़ेगा, है ना। तो उसमें कि अब तो ये फ्यूचर में महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, पहले महंगाई कम थी, अब बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे और भी बढ़ेगी। तो वो कंपोनेंट अगर आपकी पेंशन में है, सो दैट कि वो इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखे। अगर मान लीजिए अगर आज 1 लीटर दूध की हम बात करें, अगर वो आज 70 रुपये में आ रहा है और कल वो 80 रुपये में आएगा, और आपका पेंशन आज मान लीजिए आप उसको 70 रुपये अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन कल आपकी पेंशन अगर उतनी ही रहेगी तो वो आप उसको 80 रुपये में आपको बाई करना पड़ेगा। तो आपका पेंशन उतनी ही है बट आपका महंगाई बढ़ गई है। तो इसमें क्या है ना, जो महंगाई बढ़ेगी उसका आपको एज ए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आपका डीए बढ़ जाएगा, डीआरआर की बात करते हैं इसमें, वो बढ़ जाएगा, सो दैट कि आपका पेंशन अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो इसमें यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में एक प्रोविजंस बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने दिया है। एक बार हम जो लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। द यूनिफाइड पेंशन सिस्टम
consolidates the benefit of traditional pension system, providing a fixed retirement income based formula that considered the average basic pay and year of service. तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि जो यूपीएस है आपका, वो आपको एक जो ट्रेडिशनल जो पेंशन सिस्टम था, जो पहले था ओल्ड पेंशन सिस्टम की हम बात करते हैं, इसमें कहते थे कि फिक्स पेंशन मिलता है, इतना पेंशन मिल जाएगा, उसी बेनिफिट वही ड्राइव करते हुए आ रहे हैं। साथ में इसमें क्या एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें आपका एवरेज बेसिक पे किया जाएगा, नंबर ऑफ सर्विस हाउस से काउंट किया जाएगा। This system offers guaranteed pension and adjusts for inflation, ensuring financial stability for retirees। तो guaranteed pension मिलेगा आपको और adjust for inflation ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि inflation मतलब महंगाई होगी तो वहाँ से adjustment भी होगा, आपको डीए बढ़ के मिलेगा, तो आपका वो भी उसमें कवर होता है, सो दैट कि जो रिटायरीज़ हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बेसिकली रहने वाले हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर बात करें एनपीएस की, तो एनपीएस क्या है दोस्तों, मार्केट लिंक्ड है, शेयर मार्केट से लिंक्ड रहता है। जब भी आप एनपीएस अकाउंट खोलेंगे, हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे कि एनपीएस का अकाउंट कैसे खोला जाता है, हम उसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन क्या है एनपीएस की अगर बात करें तो एक क्या है, एनपीएस में हमेशा दो ऑप्शन रहता है, दो अकाउंट रहते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 एज ए सेविंग अकाउंट आप मैनेज कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं उसमें से, कभी भी आप उसमें इतना कोई लिमिट नहीं है उसमें पैसा जमा करने की, लेकिन उसका जो भी अर्निंग रहेगा वो टैक्सेबल होता है। अगर टीयर 1 की बात करूँ तो बेसिकली वो रिटायरमेंट के पर्पज़ से बना हुआ है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन जाता था वो एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में ही जाता था, है ना। और जो भी अकाउंट आप जब आपने अगर किसी ने थोड़ा सा खोला होगा, आपने जिसने भी एनपीएस बनाया हुआ है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, और आपका इक्विटी वाला पार्ट रहता है। तो उसमें क्या होता है, आपको परसेंटेज डिसाइड करना होता है कि आपको कितना परसेंट किस में रखना है, उतना ही एक्सपोजर आपका मनी उतना अगर आपने मान लीजिए 75% इक्विटी में रखा है तो 75% आपका जितना भी आप कंट्रीब्यूशन उसमें कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका जो 75% रहेगा उसका एक्सपोजर जो रहेगा आपका, वो आपके मार्केट में रहेगा। इक्विटी आपने लिया हुआ है तो शेयर मार्केट में उसका एक्सपोजर रहेगा। रिमेनिंग जो 25% बचा उसमें से मान लीजिए 10% आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में दिया और 15% आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में दिया। तो 10% जो अमाउंट आपका रहेगा वो कॉर्पोरेट बॉन्ड से एक्सपोजर रहेगा और 15% का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एक्सपोजर रहेगा। तो इस तरीके से उसमें रहता है। मोस्टली वो मार्केट लिंक्ड रहता है क्योंकि इक्विटी में ही ज़्यादा बेनिफिट इंटरेस्ट मिलता है, तो लोग इक्विटी में ज़्यादा रखते हैं। अगर जो कम एज के हैं, जो अभी नौजवान हैं, वो हमेशा इक्विटी में ज़्यादा रखते हैं। 78% तक अलाउड कर देता है। अगर हम उसमें ऑटो में नहीं जाते हैं, अगर आप अपना कस्टम कराते हैं उसमें, तो आप 78% तक आपको इक्विटी में अलाउ कर देता है। अगर बात करें इसकी बाकी कंपोनेंट्स में रहता है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की मैंने आपसे बात करी है, तो वो क्या है, मार्केट लिंक्ड है। अगर शेयर मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है, और शेयर मार्केट अगर गिरेगा तो पैसा गिरेगा। तो एनपीएस में क्या है, कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है कि आपको इतना रिटर्न मिलना ही है, या उसमें कोई गारंटी पेंशन नहीं है कि इतनी गारंटी आपको पेंशन मिल ही जाएगा। एनपीएस में जितना रिटर्न आपको आएगा उसके बाद आपको एन्युटी परचेज करनी होती है। एन्युटी, उसमें एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स के नेम्स दिए जाते हैं, जैसे आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया आपका, या आपका आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी है, रिलायंस है, मैक्स है ना, एलआईसी है ना, तमाम तरीके के एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आपको जब आपको 60 साल के आप हो जाते हैं तब आपको वहाँ से पेंशन परचेस करना होता है। पेंशन इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर से, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, इनसे आपको लेना होता है। और आपको जितना भी आपका कॉर्पस, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है जो बढ़ जाता है उसको कॉर्पस कहा जाता है। तो जो भी आपका कॉर्पस बढ़ जाता है उसके लिए आपको एन्युटी परचेस करना होता है। एन्युटी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ, एन्युटी इज़ अ पेंशन। आप ये मान के चले, एन्युटी जो वर्ड है उसका मतलब होता है पेंशन। तो आपको उन्हीं बैंक में से किसी से आप चूज़ करके, आपको जो भी ऑप्शंस रहते हैं बहुत सारे, कि आपको आरओसी वाला लेना है या सिंगल लाइफ लेना है, जॉइंट लाइफ लेना है, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम एनपीएस की बात करेंगे तब। तो उसके हिसाब से क्या, एन्युटी एनपीएस में जो आपकी पेंशन है वो ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको इतनी मिलेगी, सबको इतनी मिलेगी, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। डिपेंड करता है वो आपका कॉर्पस कितना है और आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया। वो दोस्तों एनपीएस के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। एक बार
डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं इज ए मार्केट लिंक्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान वेयर द पेंशन अमाउंट इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। वही ये बोल रहे हैं कि जो भी जितना भी आपका कॉर्पस एक्यूमुलेटेड है, जितना भी कॉर्पस रहेगा तो उतना आपको जो इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न उस पर मिलता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको पेंशन कितना रहेगा, है ना। मार्केट लिंक रहना है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अनलाइक यूपीएस इट डज नॉट गारंटी ए फिक्स पेंशन, मतलब अनलाइक यूपीएस की अगर बात करें तो वो फिक्स देता है बट आपको फिक्स नहीं देगा, है ना। तो इसमें क्या आपको बस इसमें क्या आपको थोड़ा सा फंड मैनेजमेंट करने का फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है कि आपका पैसा है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, किससे कब लेना है, कितना एन्युटी कब लेना है, कौन सी बैंक से लेना है, वो सब आपको इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आपको रहती है। हो सकता है कि मार्केट शेयर मार्केट कभी इतना बूम कर जाए कि आपका पैसा एकदम ज़बरदस्त पैसा आपको रिटर्न मिल जाए उससे, तो आपको उसमें फ़ायदे भी हो सकते हैं, इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो एनपीएस में प्रोविजन है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कंट्रीब्यूशन डिफरेंसेस की, क्योंकि दोनों में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। आपको जैसे पता है कि दोनों पेंशन स्कीम है, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट एज ए एम्प्लॉयर मैं बात कर रहा हूँ, तो एज ए एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो एनपीएस हो या यूपीएस हो। कितना कितना कंट्रीब्यूशन है वो हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करेंगे यूपीएस की, तो यूपीएस में टोटल जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, टोटल नहीं, अगर आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी का रहेगा यूपीएस में। चूँकि ये एनपीएस से काफ़ी ज़्यादा है ना, तो आपको पैसा कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा रहेगा, आपका कॉर्पस भी ज़्यादा रहेगा, तो आपको हायर पेंशन मिलने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा रहेंगे इसमें, ठीक है। इंश्योरिंग ए स्टेबल रिटायरमेंट इनकम बेस्ड ऑन अ प्री डिफाइंड फार्मूला ओवर देयर सर्विस पीरियड। तो एक प्री डिफाइंड फार्मूला है ना, और नंबर ऑफ सर्विसेज आपने कितना सर्विस किया और लास्ट आपका बेसिक कितना था उसका एवरेज करके फॉर्मूला है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो 18.5% करेगा और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा दैट इज़ 10%। तो वो अभी एनपीएस में भी है। आगे देखते हैं। अगर बात करें एनपीएस की, तो एनपीएस में अभी प्रेजेंट में क्या है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज़ ओनली 14%, लेकिन जो एम्प्लॉय करता है दैट इज़ ऑल्सो 10%, ठीक है। अनलाइक यूपीएस द कंट्रीज कंट्रीब्यूशन डज नॉट प्रॉमिस ए फिक्स पेंशन अमाउंट। तो भले ही कंट्रीब्यूशन 14% है और उसमें 18.5 है, बट एनपीएस में क्या है, आपको एक कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। प्लेसिंग द ऑनस ऑन मार्केट परफॉर्मेंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो मार्केट की परफॉर्मेंस पे टोटली डिपेंड करेगा। अगर मार्केट बहुत ही अच्छा करेगा तो पेंशन भी हो सकता है आपको ओपीएस से ज़्यादा मिल जाए, बट अगर मार्केट एवरेज परफॉर्म किया या आपको रिटर्न नहीं दिया मार्केट, तो आपको हो सकता है कि आपका कॉर्पस भी थोड़ा सा कम हो जाए और आपको उतना पेंशन भी ना मिले। तो ये थोड़ा सा डायलेमा है। जो लोग मार्केट को अच्छे से स्टडी करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो लोग एनपीएस में रह सकते हैं, देख सकते हैं कि एनपीएस कैसा है, हो सकता है एनपीएस के साथ ही हो। और जो लोग को ऐसा टेंशन नहीं चाहिए कि कितना मिलेगा, मार्केट क्या है, ज़्यादा समझ नहीं आता है फाइनेंसिस के बारे में, तो वो यूपीएस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। बात करेंगे पेंशन बेनिफिट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होने वाला है वो है पेंशन बेनिफिट का, कि हम यूपीएस में क्या पेंशन मिलेगा और एनपीएस में क्या पेंशन मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे यूपीएस की। तो यूपीएस में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो एवरेज बेसिक पे है उसका 50% आपको मिलेगा, लेकिन जो एवरेज बेसिक पे है वो लास्ट के जो आपका सर्विस रहेगा, लास्ट ईयर का सर्विस है ना, उसके 12 मंथ में जितनी भी आपको सैलरी मिली है उसका एवरेज एक निकाला जाएगा और उस एवरेज मंथली सैलरी का आपको 50% आपको दिया जाएगा, है ना, बिफोर रिटायरमेंट। तो जो भी रहे, प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय हैज़ एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसका मतलब है कि आपको 25 साल की सर्विस अगर आपने की है तो ही ये फॉर्मूला आपके लिए लगेगा, है ना। अगर इससे आपने कम सर्विस की है तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दिस एश्योरेंस इनहांसेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर रिटायरीज ऑफरिंग कंसिस्टेंट इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद में आपको एक अच्छा खासा इनकम इसमें यूपीएस में मिल जाएगा विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि इसमें आपको क्या है 50% आपको जो एवरेज बेसिक सैलरी रहेगा बाय द टाइम आज कोई ज्वाइन करता है तो आपको पता है जैसे पे रिवीजन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं वेतन आयोग लग गया। तो वेतन आयोग जो है हर 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है ना। तो उसमें क्या है बेसिक बढ़ने लगता है, बेसिक बढ़ता है
तो बेसिक बढ़ेगा तो आपका क्या है, जब एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% किया जाएगा तो पेंशन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यूपीएस हमेशा मतलब पेंशन अगर बात करें तो पेंशन आपको फिक्स पेंशन मिलेगा, एक प्रॉपर फिक्स मतलब एक कैलकुलेशन के थ्रू आएगा, बाकी उसमें डीए का कंपोनेंट रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, बट आपको फिक्स पेंशन भी मिलेगा और साथ में आपको मतलब बेसिक का 50% आपको मिलेगा एवरेज करके। तो काफ़ी अच्छे प्रोविजंस यूपीएस में दिए गए हैं। बात करें अगर एनपीएस में, तो एनपीएस में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फिक्स पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है आपका कॉर्पस कितना है, आपका कितना रिटर्न मिला आपको और आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया। तो इन कॉन्ट्रास्ट द एनपीएस डज नॉट गारंटी ए फिक्स पेंशन अमाउंट, द पेंशन इज डिपेंडेंट और इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड द टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विच इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी इन द पेंशन रिसीव्ड बाय रिटायरीज। मतलब वो अब जो भी रिटायरी होंगे उनका वेरिएबल तो हो गई, क्योंकि सी कॉर्पस भी भले ही आप आपका मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों की सैलरी सेम है, फिर भी हो सकता है कि उनका कॉर्पस अलग अलग हो, क्योंकि उन्होंने पेंशन फंड मैनेजर जो चूज़ किया, जो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, उन्होंने हो सकता है अलग अलग चूज़ किया, जिसमें जिसमें उनका उनके उन जो इन्वेस्ट किया वो उसे अलग अलग तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न भी अलग अलग होगा। साथ ही साथ में आपने इक्विटी में कितना रखा है, बाकी उसमें जो उसमें पॉलिसीज़ हैं जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसमें कितना एक्सपोजर रखा हुआ है, आपके हो सकता है फ्रेंड ने अलग किया हो, तो वो कॉर्पस हमेशा हर किसी का अलग अलग रहता है एनपीएस में। बात करेंगे अब हम फैमिली पेंशन की। तो यूपीएस में एक प्रोविज़न दिया हुआ है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए अगर कोई ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो फैमिली होगा उसको 60% उसको उसके डिवाइस से जो भी पहले उसको पेंशन मंथली पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। वो उससे क्या होगा ना, उनकी फैमिली एटलीस्ट वो बोलते हैं ना कि पेंशन हमेशा रिटायरमेंट के बाद काम आती है। तो बट जब अगर इनके किसी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलना चालू हो जाती है, दैट इज़ 60% ऑफ बेसिक। तो वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट है, सो दैट कि उस घड़ी में, उस समय में जब एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, पब्लिक इधर इशू रहते हैं, तो फैमिली को एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक मंथली पेंशन मिल जाती है, एक इनकम का सोर्स मिल जाता है कि हाँ इतना पेंशन तो हमको आ ही रहा है ना। तो एक अर्नर जो आपका होता है, घर का मेन मुखिया होता है, इसको हम बोलते हैं अर्नर रहता है ना। अब वो उसकी डेथ हो जाती है तो फिर घर भी थोड़ा सा टूट सा जाता है। तो उस केस में अगर 60% पेंशन मिल जाती है बेसिक का, तो ये बहुत अच्छा प्रोविज़न यूपीएस में है। बात करेंगे फैमिली पेंशन एनपीएस में, तो एनपीएस में एज सच मैंने आपको बताया कि कोई फैमिली पेंशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है ना। टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या एन्युटी प्लान चूज़ किया है। जब आप एनपीएस से एग्जिट करते हैं तो आपने क्या एन्युटी प्लान चूज़ किया है। अगर आपने जॉइंट लाइफ लिया है तो आपको फैमिली को पेंशन मिलेगा, जॉइंट लाइफ विद आरओसी लिया है तो ही मिलेगा। अगर जॉइंट लाइफ भी लिया है, सिंगल जॉइंट लाइफ विदाउट आरओसी भी लिया है, तो अभी आपको आपकी जो स्पाउस रहेगी या जो भी आपके स्पाउस रहेंगे उनको पेंशन का प्रोविज़न एनपीएस में है अपॉन द डेथ। बट इन केस अगर आपने वो नहीं चूज़ किया है और सिंगल लाइफ लिया हुआ है, सिंगल लाइफ विद आरओसी लिया हुआ है, तो एनपीएस में प्रोविज़न फैमिली पेंशन के बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको जब भी आप अगर आप एनपीएस अभी अगर आप एनपीएस अगर आपके पास है और आप अगर फ्यूचर में नियर फ्यूचर में अगर आप रिटायर हो रहे हैं, तो आपको ये सोच समझ के चूज़ करना होगा कि आप फैमिली का भी ध्यान रखते हुए हमेशा जॉइंट लाइफ वाला ही ऑप्शन लें, चाहे वो आप आरओसी लें या आरओसी ना लें। आरओसी लेते हैं और नहीं लेते हैं, दोनों में पेंशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 200 रुपये का डिफरेंस, 300 रुपये का डिफरेंस आता है। डिपेंड करता है वो भी कौन सी कंपनी में आप चूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जॉइंट लाइफ विद आरओसी ही एनपीएस से चूज़ करना चाहिए। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसमें। आपका जो अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद फैमिली को पेंशन का सेम पेंशन फैमिली को भी एक्सटेंड की जाती है। उसके बाद आरओसी का जितने की एन्युटी परचेस करते हैं, जितने कॉर्पस की लेट से 50 लाख का आपने अगर एन्युटी परचेस किया, आपका कॉर्पोरेट 50 लाख था और आपने पूरे 50 लाख का एन्युटी परचेस कर लिया, तो 50 लाख का जो उसको बोलते हैं आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल, बेसिकली वो कैपिटल है आपका। तो जो रिटर्न ऑफ कैपिटल का पूरा पैसा है जिसको भी आप नॉमिनी बनाते हैं उसको रिफंड किया जाता है। तो ये एनपीएस में प्रोविज़न है।
अब दोस्तों हम बात करेंगे एडिशनल फीचर्स ऑफ पेंशन सिस्टम। इस दोनों पेंशन सिस्टम के एडिशनल फीचर क्या क्या हैं, तो दैट कि आपको एक क्लैरिटी रहे कि आपको यूपीएस चूज़ करना है या एनपीएस चूज़ करना है। सबसे पहले बात करूंगा यूपीएस में एक लमसम विड्रॉल। देखिए एनपीएस में लमसम विड्रॉल का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ग्रेजुइटी दोनों में है, चाहे वो आप एनपीएस, ग्रेजुइटी एनपीएस में नहीं कवर की जाती, ग्रेजुइटी अलग से पेबल रहती है, बट लेकिन यूपीएस में ग्रेजुइटी का प्रोविज़न दिया हुआ है, तो वो मतलब बेसिकली दोनों में ग्रेजुइटी दोनों साइड आपको मिलेगा, ठीक है। पेंशन भी दोनों साइड है, प्रोविजंस अलग अलग है लेकिन पेंशन है। लेकिन लमसम की मैं बात करूं तो ये आपको एनपीएस के थ्रू लमसम अमाउंट का कोई प्रोविज़न नहीं है, बट यूपीएस में प्रोविज़न है। तो वन टेंथ ऑफ देयर लास्ट राउंड बेसिक पे फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस का ये फॉर्मूला इसमें है। तो एम्प्लॉय जो भी रिटायर करेंगे यूपीएस से, जो यूपीएस को ऑप्ट करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको 1/10 ऑफ देयर बेसिक पे का 1/10, मान लीजिए अगर बेसिक पे 2 लाख रुपए है तो उसका 1/10 करेंगे तो 20,000 रुपये हर 6 महीने की सर्विस, कंप्लीटेड सर्विस के हिसाब से पे किया जाएगा हर 6 महीने। अगर मान लीजिए वो 20 साल सर्विस करते हैं तो 6 महीने का हो गया आपका 20,000 रुपये, तो पूरी साल का हो गया 40,000 रुपये, है ना। और तो 40,000 रुपये आपको हर महीने, और 20 साल सर्विस किया तो 40 इंटू 20 कर सकते हैं आप। 40 इंटू 20 करेंगे मतलब कितना हो गया, 40,000, 40 मतलब 40,000 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 लाख आपकी मान लीजिए बेसिक है, बेसिक का 1/10 किया हमने, 1/10 किया तो मतलब 20,000 रुपये आया, और 20,000 रुपये 6 महीने के हिसाब से, मतलब आपने 20 साल जॉब की है, साल की बात कर रहे हैं, तो या तो जो 20,000 इंटू 40 कर दो सीधे सीधे, क्योंकि आपके 20 साल की सर्विस है और 6 महीने के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 हो गया, 40 इंटू 20,000 रुपये, तो वो कर लीजिए, तो आपको लगभग 8 लाख रुपये का प्रोविज़न ये दिया हुआ है ना। तो अच्छा प्रोविज़न है लमसम विड्रॉल का, सो दैट कि अब जब रिटायर होंगे यूपीएस से तो आपको पेंशन चालू हो गया, है ना, जो भी आपके लास्ट राउंड बेसिक पे उसका एवरेज करके, साथ ही साथ आपको ग्रेजुइटी अमाउंट मिल जाता है, साथ ही साथ आपको लमसम बेनिफिट भी आपको यूपीएस में है। एनपीएस में लमसम बेनिफिट, अलग से बेनिफिट का कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन विड्रॉल, लमसम विड्रॉ आप कर सकते हैं काय में से, जो आपका कॉर्पस रहेगा बेसिकली एनपीएस का। मान लीजिए आपका 1 करोड़ का एनपीएस का कॉर्पस है, तो एनपीएस आपको अलाउ करता है कि आप 1 करोड़ में से 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 60% आप विड्रॉ कर लीजिए, 40% का आपको कंपलसरी एन्युटी लेना ही लेना है एनपीएस में। तो आप जब आप 60% विड्रॉ कर लिया, मतलब 1 करोड़ में 60 लाख रुपए तो आपने निकाल ही लिया, अब बचा 40 लाख, तो 40 लाख का आपको एन्युटी लेके उसको पेंशन आपको मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन जो पेंशन 1 करोड़ का मिलेगा और जो पेंशन 40 लाख का मिलेगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि 60% पैसा तो आपने निकाल ही लिया, अब 40% बचा, तो पेंशन भी आपको 40% के हिसाब से मान के चलिए कि जो पेंशन पहले मिलना था उसका पेंशन भी आपको 40% ही मिलेगा, है ना। तो ये जो पैसा है ये आपके कॉर्पस से ही आपने विड्रॉ किया है, ये अलग से कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप विड्रॉ कर आपको मिलता है, बट ये आपको कॉर्पस में से ही आप निकाल सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो निकालना है या नहीं निकालना। नहीं निकालने का मतलब है कि आप 100% का एन्युटी ले रहे हैं, मतलब आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया अगर आपके एनपीएस अकाउंट में है तो आप पूरे 1 करोड़ की आप एन्युटी परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूपीएस की, तो यूपीएस में एक अलग से प्रोविज़न दिया हुआ है लमसम बेनिफिट का। वो आपको लमसम बेनिफिट के लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया कि यूपीएस में अलग से प्रोविज़न है, एनपीएस में अलग से कोई प्रोविज़न लमसम बेनिफिट का नहीं है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन इन यूपीएस, ऑलरेडी हमने इस बारे में चर्चा कर ली है कि जो आपका यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें क्या है कि वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर करके डीए का मान, महंगाई की बात करता है, महंगाई के बताता है कि कितनी महंगाई है, तो महंगाई के हिसाब से ये आपका जो है आपका जो पेंशन है वो एडजस्ट होगा। अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगी, महंगाई कम हो गई तो हो सकता है पेंशन भी कम हो जाए। तो जो आपका जो मतलब आपको परचेसिंग पावर जो बेसिकली रहेगी, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल मिल्क वाला एग्जांपल दिया था, दूध वाला, कि आज 70 रुपये है, कल 80 रुपये होगा, तो आप सो दैट कि उसको आप खरीद पाएँ, आपकी पेंशन उतनी रहेगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो फिर आपके ज़रूरत के सामान भी आना कम हो जाएंगे। लेकिन आपकी अगर जो बेसिक नीड है और उतना आपकी पेंशन भी उस हिसाब से बढ़ रही है, तो आपको उसमें आपको आप खरीद पाएंगे और आप अच्छे से जीवन यापन रिटायरमेंट के बाद कर पाएंगे। तो इन्फ्लेशन का जो
प्रोटेक्शन है वो यूपीएस में दिया हुआ है। ऐसा कोई प्रोविज़न एनपीएस में नहीं है। एनपीएस में एक बार आपका पेंशन जो स्टार्ट हो गया फिक्स पेंशन, तो वही आपके ज़िंदगी जीवन भर आपको वही पेंशन मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर आपने जॉइंट लाइफ भी लिया हुआ है और आपका अगर इनकेस डेथ हो जाता है तो एनपीएस में जो आपकी स्पाउस रहेगी उनको भी सेम पेंशन आपको कंटिन्यू रहेगा, उसमें ना कोई बढ़ेगा ना कम होगा, मतलब उसमें पेंशन हमेशा फिक्स हो जाता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लैक ऑफ इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन इन एनपीएस। तो एनपीएस में ऐसा इन्फ्लेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। एक बार अगर आप पेंशन चालू हो गया तो पेंशन हमेशा के लिए सेम अमाउंट पेंशन आपको मिलता रहता है। स्पाउस को भी आप डेथ के बाद वही सेम अमाउंट मिलेगा और आरओसी का पैसा नॉमिनी को रिफंड कर दिया जाता है। चाहे वो 1 करोड़ का अगर आपने एन्युटी लिया है तो 1 करोड़ रिफंड किया जाएगा, 60 लाख का लिया है 60 लाख, 10 लाख लिया है तो 10 लाख। तो ये एनपीएस में इन्फ्लेशन का प्रोविज़न नहीं है जो यूपीएस में गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हमने ये हमारा आज का टॉपिक था यूनिफाइड पेंशन सिस्टम वर्सेस नेशनल पेंशन सिस्टम। हमने एक आपको बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बताया कि क्या क्या प्रोविज़न दोनों पेंशन सिस्टम में हैं। जो एग्जिस्टिंग एनपीएस है उसमें क्या क्या प्रोविज़न है और जो अपकमिंग बोलिए या ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड यूपीएस बोलिए उसमें जो प्रोविज़न है उसके बारे में आपको बताया। अगर आप अभी आप नए हैं, मतलब नए ज्वाइन करने वाले हैं या तो आपको ऑटोमेटिकली यूपीएस में ही आपका एनरोलमेंट रहेगा। लेकिन अगर आप ऑन पीएस में एनपीएस आपका कंटिन्यू है और अगर आप यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो एक यूपीएस भी एक अच्छी स्कीम है, सब्जेक्ट टू कि आपका एनपीएस में कॉर्पस कितना है ना, और आपका बेसिक वगैरह कितना है। आप एक कंपेरेटिवली देख सकते हैं एक बार कि यूपीएस में आपका कितना, कोई फॉर्मूला तो यूपीएस में क्लियर है कि कितना पेंशन आपका बनेगा, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में एनपीएस में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप नियर टू रिटायर हैं तो आप एनपीएस में भी आपको दिख जाता है कि आपको कितना पेंशन बन रहा है डिपेंडिंग ऑन द कॉर्पस, और आप कौन सा ऑप्शन किस बैंक से चूज़ करते हैं। क्योंकि जो भी जितने भी बैंक्स हैं उसमें, बैंक बोलिए या एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सिंपल टर्म्स में उसको हम बैंक ही बोलते हैं, बट उनको अगर टेक्निकल टर्म बात करेंगे तो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, क्योंकि वो आपको एन्युटी दे रहे हैं। तो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उनका जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर का जो रेट्स भी रहती हैं डिफरेंट स्कीम्स की, वो उनका रेट्स भी वेरी करता है। तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन से एसबीआई से लेते हैं या एलआईसी से या एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, है ना, जिस भी बैंक से आप लेते हैं और कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं उससे आपको नेशनल पेंशन एनपीएस में आपको पेंशन मिलना चालू हो जाता है। तो आज का वीडियो होप आपको दोस्तों पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल